This comprehensive PGDAST course was originally delivered through live sessions by the official instructors. We are uploading these sessions here to support students, and all credit goes to the respective teachers and instructors. So main drawback is that if it is not clearly defined, a distribution has more than one mode, and we can say that if the frequency of two or more class is same, then we cannot easily find out the mode. बाकी तो इसमें सब it is easy to understand, it is to calculate, and so on. So now we come on the next method, geometric mean. Generally, जो known मैं म्यूट कर दूं इनको. जनरली जो नॉन स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, जनरली अदर डिसिप्लिन में स्टैटिस्टिक्स जब यूज करते हैं तो जनरली ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन नहीं पढ़ाए जाते. पर हमारे यहाँ पे हमने इस कोर्स में अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन भी लिए हैं, और इनका एक सिग्निफिकेंस है कि कहाँ पे ये यूज होते हैं. तो पहले हम समझते हैं कि ये हैं क्या, फिर बात करेंगे कि वेयर वी यूज ज्योमेट्रिक मीन. तो ज्योमेट्रिक मीन मेरे ख्याल से राजेश ने ज्योमेट्रिक सीरीज बताई होगी आपको. यस, पहुंच गए हैं क्या वहां पे? एपीजीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सर आज इंट्रोड्यूस कराया था. चलिए, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या है? तो ज्योमेट्रिक मीन कैन बी डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन. देखिए, जब कुछ रिसर्च चलती है तो फिर वहां पे अलग अलग कंसेप्ट लोग यूज करते हैं. तो जब मीन का डेरिवेशन कभी हुआ होगा तो उसने क्या किया था कि ऑब्जर्वेशन का सम किया था एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो अदर साइंटिस्ट स्टेटिशियन सोचा कि भाई क्यों ना हम इनका प्रोडक्ट करके देखें, हो सकता है कि प्रोडक्ट से भी कुछ वैल्यू सेम आ जाए, कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाए. तो फिर ज्योमेट्रिक मीन आया. ज्योमेट्रिक मीन में क्या है कि वी मल्टीप्लाई ऑल द ऑब्जर्वेशन. अब अगर डिवाइड करोगे तो वेटेज तो ऊपर का बढ़ जाएगा, तो देन उन्होंने सोचा कि इसका स्क्वायर उतना ही पावर ले लेते हैं. तो मीन में और इसमें डिफरेंस क्या है? वहां पे हम वी सम अप all the observation and divide by the number of observation, whereas in geometric mean we multiply the observations and take the same power, one of nth. अगर आप में n observation है तो we take the nth root. okay, nth root of the product. तो अगर हम बात करें अनग्रुप्ड की, तो अनग्रुप्ड मतलब रॉ डेटा. तो रॉ डेटा मतलब जो डेटा आपने कलेक्ट किया है तो उन सबकी मल्टीप्लाई करें और nth रूट ले लें. पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो डेटा की तो वो सब और लार्ज 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 हो जाएगा, और फिर उसका nth रूट करना वो भी एक थोड़ा टेक्निकली टफ है. तो फॉर दैट इसका सॉल्यूशन सोचा गया कि भाई प्रोडक्ट को किसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन बदल लें और इस पावर को भी किसी तरह से कम कर लें. तो इसके लिए मिला बेस्ट ऑप्शन लॉग. तो हमने लॉग ले लिया दो बोथ साइड्स का. तो log ऑफ gm इज इक्वल टू, तो आप जानते हैं लॉग तो मेरे ख्याल से आपने पढ़ लिया होगा, शायद राजेश जी ने आपको आइडिया दिया हो या भी नहीं आया होगा. तो log अगर m रेज टू n है तो जो पावर है वो पहले आ जाती है, तो n log m हो गया. और अगर बेस सेम है और यहाँ पे मान लेते हैं mp लिखा हुआ है, तो दिस इज बिकम प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट जो है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाती है. तो सेम फंडे से अब क्या हुआ कि प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गई और जो ये पावर है वो नीचे आ गई. तो अगर मैं देखूं तो ये फॉर्मूला किसी मुझे दिखाया हुआ लग रहा है कि फॉर्मूला किसका है. ये मीन का अगर फॉर्मूला की बात करें तो क्या है मीन में? लोग x1 प्लस x2 प्लस सबको ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से. तो सेम यहाँ भी हम वही काम कर रहे हैं कि हम सबको ऐड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, बट वी टेक द log. तो यानी जो काम आपने मीन में किया था वही यहाँ पे करना है, बस वी हैव टू चेंज द स्केल ऑफ द डेटा. स्केल मतलब हमने वहां पे क्या किया, सिंपल ना लेके हमने उसको log ले लिया है. एंड जस्ट पर ये वैल्यू है log gm. तो हियर gm इज, तो अब वी हैव टू फाइंड आउट द log gm.
तो जीएम के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एंटी लॉग लेना होगा। तो एग्जाम में तो हम लोगों ने साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ किया हुआ है, तो एंटी लॉग लेना बहुत टफ नहीं है। उसमें सिंपल एक कमांड है, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो लॉग आ जाता है, और एंटी लॉग के लिए सेव कमांड है। अगर आपको टेबल भी प्रोवाइड होंगी, बाय द वे आप साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं ले जाते हैं या बाय द वे आपके पास नहीं है, तो आप टेबल का यूज भी कर सकते हैं। तो टेबल भी ऑलरेडी फार्मूला बुकलेट में अवेलेबल है, तो वहां से भी आप लोग एंटी लोग देख सकते हैं। अगर बाय द वे अगर आपसे नहीं आता है तो इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, आप यूट्यूब में देख सकते हैं किस तरह से आप लोग और एंटी लोग ले सकते हैं। ओके, तो मैं जस्ट इसको स्किप करते हुए आगे चल रहा हूँ। तो उसके बाद है कि हाँ, तो कोई डेटा है, मान लो छोटा सा डेटा लिया है आपके एग्जांपल के लिए 2 4 8 है, तो सबकी प्रोडक्ट करते हैं, उसकी पावर कितने हैं, 3 ऑब्जर्वेशन है, तो लेते हैं 1/3 एंड देन 1/4। अब आता है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में दो पार्ट हो गए, एक डिस्क्रीट हो गया और एक कॉन्टिन्यूअस। तो डिस्क्रीट डेटा आप जानते ही है कि कैसे बनता है डिस्क्रीट, ये एक्स है और इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हम बात कर रहे थे क्या, यस मीन, तो ये जस्ट एज ए मीन ही है। तो जो प्रॉपर्टी मीन की थी वो सब प्रॉपर्टी यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी ज्योमेट्रिक मीन के लिए। और लगभग जो काम हमने वहां पे किया था मीन के साथ कि भाई मीन में हमने डिस्क्रीट के लिए कैसे किया था, कॉन्टिन्यूअस के लिए कैसे किया था, तो जो वहां पे हमने प्रोसीजर फॉलो किया था वही प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो फॉर द ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन आल्सो। तो इट मींस दैट अगर हमारे पास डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द, अगर हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में मान लो 2 4 6 वैल्यू हमारी वेरिएबल की है और ये फ्रीक्वेंसी है 2 8 एंड 3 या 3 3 8 2, तो जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट एक्स एफ। तो यहाँ पे एक्स ना हो गया क्या है, लोग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द लोग ऑफ द वेरिएबल, तो log 2 एंड ये लोग जो है वो लोग हमारा है बेस 10 पे, तो log 4 एंड log 6 एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई log x विद द फ्रीक्वेंसी। तो जस्ट, तो सेम हो गया, तो आपने क्या किया जस्ट, तो ये भी क्या है मीन हो गया, और मीन में बस हमने क्या चेंज किया है कि x की जगह हमारा log x आ गया, बाकी सब सेम है। और फिर देन वी हैव टू टेक द एंटी। तो दिस इज द, आप इसे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैंने कहा कि इस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं आते हैं, तो बस आपकी जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है। मेरिट और डिमेरिट रिजली डिफाइन है, बेस्ड है ऑल ऑब्जर्वेशन के ऊपर। और अगर हमें दो सीरीज दी हुई है, यानी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, अगर इफ वी हैव टू सीरीज एंड वी नो द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ द सीरीज, देन वी हैव टू फाइंड आउट द कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द कंबाइंड सीरीज, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द कंबाइंड सीरीज। तो उसका फॉर्मूला ये है, अभी इसके ऊपर बात करेंगे हम। एंड बस मेन जो ड्रॉबैक है, एक तो क्योंकि अगर नॉन मैथमेटिकल पर्सन है तो उसके लिए लोग समझना एक थोड़ा, आपने आप में भी कुछ लोग होंगे जिसको लोग और एंटी लोग लेना नहीं आता है, शायद मैं समझता हूँ, मैं भूल जाते हैं इसको कुछ लोग ना, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर एक भी वैल्यू आपकी निगेटिव आ जाती है या जीरो आ जाती है, अगर बाय द वे मैं कहूं कि मेरा जो डेटा है वो एक वैल्यू जीरो है, तो दिस बिकम्स जीरो। तो दे आर द टू ड्रॉबैक्स ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन। इफ एनी वैल्यू इज जीरो देन द ज्योमेट्रिक मीन बिकम्स जीरो, एंड इफ इट इज नेगेटिव तो समटाइम्स we could not find out the nth root. Okay, तो these are the drawback of the this. अब इसका यूज कहाँ पे है, मेन जो इसका यूज है वो है कि जब भी हम when we deal with the data some as a rate of change and रेशियो और ग्रोथ रेट, ग्रोथ जैसे हम पॉपुलेशन की बात करते हैं कि पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या है, तो एंड इन दिस सिचुएशन वी गो फॉर द नॉट द मीन, वी गो फॉर द ज्योमेट्रिक मीन। अगर हमें परसेंटेज में दिया हुआ है कि कोई बैक्टीरिया है वो पर डे जो है वो अपनी जो 1.5% बढ़ रहा है, 1.2% बढ़ रहा है, तो इट इज द डेटा इज इन गिवन परसेंटेज। तो the best measure for the for dealing such type of data is the geometric mean. तो ये यूज है ज्योमेट्रिक मीन के, जहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन अच्छे से यूज होता है, यानी अच्छे रिजल्ट देता है, या ये सिचुएशन है जहाँ पे आपको ज्योमेट्रिक मीन यूज करना चाहिए। नाउ वी कम ऑन द हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या है, ये भी सेम मीन जैसे ही है, देखो मीन तो लगा हुआ ही है, तो मीन जैसे ही है, बस थोड़ा सा इन्होंने भी कुछ किया है। इन्होंने कहा कि ठीक है, आपने मीन पढ़ा था कि सब वैल्यूज को आप ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। इन द हार्मोनिक मीन वी जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू, ये सबसे पहले तो भाई रेसिप्रोकल करो वैल्यूज का, एंड देन टेक द मीन, फिर इसका मीन लो। मीन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब वैल्यू हो गई आपकी 1/x1 1/x2, देन वी हैव टू add these value and divide by the number of observation, and
फिर क्या कहता है कि भाई फिर उसका मीन लो एंड देन रेसिप्रोकल ऑफ द मीन, अब फिर इसका मीन का रेसिप्रोकल कर दो, यानी n अपॉन 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/xn। तो दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन, सॉरी हार्मोनिक मीन। हाँ, तो हार्मोनिक मीन कैन बी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द मीन, रेसिप्रोकल है किसका, मीन का, ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मीन किसका, मीन जो है जो पहले रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ हिज सेट। तो आपको सबसे पहले रेसिप्रोकल करना होगा, फिर उसका मीन लेना होगा, या आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं। ओके, ये n को ऊपर ले आते हैं, बेटर रहेगा, तो n अपॉन दिस, तो इट इज अगेन मीन। तो सिंपल, तो ग्रुप के लिए फिर सेम रहेगा जो मैंने बताया था कि वहां पे हम क्या कर रहे थे, x को मल्टीप्लाई कर रहे थे फ्रीक्वेंसी से, अगर वो डिस्क्रीट डेटा है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इस टर्म को हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी कोरस्पॉन्डेंस, और n को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल N से। तो दिस बिकम द फॉर्मूला फॉर द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। और कंटिन्यूअस में जब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो देन वी टेक द मिडिल वैल्यू एज x। तो इफ देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन, कांस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन 0 to 10, 10 to 20, so then we take the middle value, it is 5, it is 15 as x, and then same treat as we have uh, deal in the mean. So this is the harmonic mean. Now we come on the use। ये देख लीजिएगा आप, इसके यूज क्या है, मेन जो यूज है हार्मोनिक मीन का, जब हम व्हेन वी डील विद द एवरेज स्पीड। अगर हम मान लीजिए कोई पर्सन है या मैं हूँ, आप जानते हैं कि आप अगर कहीं ट्रैवलिंग करते हैं तो यू सेम आप स्पीड से यू डू नॉट ट्रेवल विद द सेम स्पीड। जनरली आप कभी मान लीजिए हम घर से निकलते हैं तो कहीं रिक्शा लेते हैं, या अगर अपनी कार से निकल रहे हैं तो फिर अपने व्हीकल से निकल रहे हैं, तो कुछ पोर्शन ऐसा होता है जहाँ पे हमारी एवरेज स्पीड बहुत कम रहती है, कुछ पर्सन ऐसा आता है हाईवे वगैरह आते हैं जिस पे हमारी स्पीड बढ़ जाती है फिर कम हो जाती है। तो अगर हम वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड, देन द बेस्ट मेजर ऑफ मेजर सेंट्रल टेंडेंसी इज अ हार्मोनिक मीन। ओके, सेकंड जो इसका यूज है वो है परचेजिंग पावर ऑफ मनी। अगर हम बात करें उसके लिए भी हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक में ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन निकालते हैं। जैसे मैं बात करूं कि अभी जैसे पेट्रोल पेट्रोल का अगर आज का देखें तो पेट्रोल का रेट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस है। अभी दिल्ली ने भी कुछ 8 रुपीज कम किए हैं पेट्रोल पे, यूपी गवर्नमेंट और जितनी भी बीजेपी गवर्नमेंट थी वो पहले ही कुछ पैसा कम कर चुकी थी। तो अलग अलग स्टेट्स में पेट्रोल के रेट कम है। अगर मैं अ, एक अमाउंट से पेट्रोल खरीदता हूँ, मतलब मेरे पास मान लीजिए मुझे खरीदना है 1000 रुपीज का मुझे पेट्रोल खरीदना है, तो दिल्ली में वो लगभग मान लेते हैं 10 लीटर के आसपास आ रहा है, यूपी में थोड़ा इससे ज्यादा आ रहा है, मुंबई में वो थोड़ा और कम आएगा। तो सेम अमाउंट करके मुझे पेट्रोल क्या है वो क्वांटिटी अलग अलग मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मुझसे कोई पूछता है कि इस सिचुएशन में आपका एवरेज प्राइस अगर देखने हैं पेट्रोल के तो वो क्या होंगे और कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, तो फॉर दैट वी यूज द हार्मोनिक मीन। और दूसरी सिचुएशन है हमारी शेयर मार्केट है। आप देखते हैं शेयर मार्केट में जो प्राइस हैं वो एक शेयर के वो अलग अलग हो रहे हैं। अगर मैं आज कहूँ कि मुझे 1000 के शेयर खरीदने हैं कोई सर्टेन कंपनी के, तो मान लीजिए आज मुझे 34 रुपीज के रेट में मिल रहा है, तो मेरे कितने आएंगे, फिर मैंने 10 अगले दिन देखा लगा कि शेयर मार्केट बढ़ रहा है, तो उसके नेक्स्ट डे उसके वो थोड़े कम आएंगे शेयर 1000 में, उससे नेक्स्ट डे वो थोड़ा कम आएंगे। तो मैं सेम अमाउंट यूज कर रहा हूँ और मुझे डिफरेंट क्वांटिटीज मिल रही हैं। तो फॉर दैट सिचुएशन द बेस्ट measure of central tendency is the harmonic mean. So these are the situation where we go for the harmonic mean. तो यहाँ पे तो केवल सिंप्लीफाई है तो ये तो आप कर ही लेंगे। जो इसका मेन क्वेश्चन आता है वो आता है मैं इस पे बात करूंगा, अभी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है क्या। So what will be the variation that will come if we are using instead of harmonic mean, if we use the standard mean or a normal mean, right? देखिए if we go for the normal mean pan then it is not give the best average, तो उसमें थोड़ा वेरिएशन आता है। तो देखा गया होगा ये मतलब अभी की वो नहीं है जनरलाइजेशन कि कहाँ पे यूज करना है, ये देखा होगा स्टडी रिसर्च करते हुए कि जो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है वो हार्मोनिक मीन से ज्यादा बेस्ट आता है इन कंपैरिजन टू द मीन। ओके, जैसे हम एवरेज साइज की बात कर रहे हैं तो एवरेज साइज तो हम मीन से भी निकाल सकते हैं। मान ली मेरी शर्ट का साइज है 42 38, तो एवरेज साइज तो इससे भी निकल सकता है। बट हम कहते हैं कि मीन यहाँ पे मोड्स बेस्ट है।
तो वो दे आर द पॉइंट ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च से देखा गया कि नहीं, जो हमारा जो भाई आप बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, तो सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स कि जो भी आप एवरेज निकाल रहे हो तो मोस्ट ऑफ वैल्यू उस एवरेज के आसपास होनी चाहिए। ओके, तो फिर ये देखा गया कि अगर इन सिचुएशंस में अगर हम हार्मोनिक मीन पे आते हैं तो वो मच नियर है मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन के, और अगर मीन से आते हैं तो वो थोड़ा सा डेविएट हो रहा है। तो अभी हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसपे मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात करेंगे, जिसमें आपको और आइडिया होगा कि भाई क्यों हम एवरेज कभी कभी वो नहीं रहता, सिग्निफिकेंट नहीं रहता, तो हम उसके लिए दूसरा भी खाली मतलब खाली एवरेज से ही हम पूरे डेटा को डिस्क्राइब नहीं कर पाते, ये प्रॉब्लम भी अभी आप डिस्कस करेंगे। Okay. तो दीज आर द सिचुएशन, मतलब सिचुएशन कहूँ या काउंटर एग्जांपल कहूँ जहाँ पे हम अलग अलग तरह के एवरेज यूज करते हैं। जनरली मैंने कहा कि मीन के लिए सिंपल वो है कि जहाँ पे आउटलायर्स नहीं है। अगर मैं सिंपल डेटा की बात करूं, वेजेस का डेटा है, हाइट का डेटा है, कोई भी इस तरह का डेटा है जहाँ पे आउटलायर्स नहीं है, तो वहां पे हमारा यानी मोस्टली तो हम जगह मीन ही यूज करते हैं। कुछ सर्टेन सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे मैंने कहा कि एवरेज स्पीड हो या परचेजिंग पावर ऑफ मनी की हम इस तरह से टेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे हार्मोनिक मीन ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। जहाँ पे हम प्रपोर्शन की बात करते हैं या परसेंटेज की बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं, ग्रोथ रेट की बात करते हैं, वहाँ हार्मोनिक मीन बेटर रिप्रेजेंटेटिव है। जहाँ पे हम एवरेज साइज की बात करते हैं वहाँ मीन ज्यादा बेटर रिप्रेजेंटेटिव है। और अगर हम क्वालिटी डेटा से बात कर रहे हैं तो हमारा मीडियन बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है। ओके, अदरवाइज हम मीन ही यूज करते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो वी गो फॉर द मीन। चलिए, अब आता है हमारा पार्टीशन वैल्यू। अच्छा, इससे पहले ये कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, क्या है ये? रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अगर कोई भी एक नॉर्मल डेटा है हमारे पास, अगर हम उसमें से ये तीनों चीजें निकाल के देखते हैं, तो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तो उसमें देन वी फाइंड द रिलेशनशिप सच एज दिस वन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन अगर हम सेम डेटा के लिए निकालते हैं, या तो वो ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा, हार्मोनिक मीन के बराबर होगा, या अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ठीक है, डेरिवेशन नहीं आता, पर इसका 2 मार्क्स में ये पूछ सकता है कि इन बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो इसको चेंज करके यहाँ पे हार्मोनिक मीन डाल देगा, मतलब बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं। सेकंड है ज्योमेट्रिक मीन इज कैन बी फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कुल मिला के ज्योमेट्रिक मीन है हार्मोनिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन का। ओके, तो देन मल्टीप्लाई दीज एंड टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दैट। तो अब आता है पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यू, मीडियन भी एक पार्टीशन वैल्यू थी, बट अदर मोर देन नॉट ओनली मीडियन, we use other partition value as the percentiles, quartiles and deciles. They are also useful for other situations. आगे आप पढ़ेंगे measure of dispersion, skewness, kurtosis. kurtosis के लिए तो नहीं, पर measure of skewness हम मेजर करेंगे, और measure of dispersion हम करेंगे, तो वहां भी हम भी use the quartiles also and percentile. तो क्वार्टाइल्स क्या है? तो क्वार्टाइल्स अगर मैं कहूँ किसी लाइन को मुझे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो कितने मुझे पॉइंट चाहिए बताएं? 3। यस, कितने पॉइंट? 3 पॉइंट्स। तो दे आर द 3 क्वार्टाइल्स। और अगर मैं Q2 की बात करूं तो Q2 किसके बराबर होगा? सॉरी, तो रिप्रेजेंट करते हैं हम Q1, Q2, Q3 क्वार्टाइल्स को, और क्वार्टाइल्स इज द मिडिल पॉइंट Q2, Q2 is the central point of the data, तो it is again equal to किसके? मोड के? मीडियन के, एमडी, मीडियन। यस, तो इट इज इक्वल टू द मीडियन। तो इसका मतलब क्या है? तो क्वार्टाइल्स भी अगर हम बात करें तो लगभग मीडियन जैसे होंगे, क्योंकि Q2 मीडियन के बराबर आ रहा है, तो यस सेम है। तो बस डिफरेंस क्या है कि मीडियन इज डिवाइड द टोटल सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और क्वार्टाइल्स जो है वो डिवाइड करते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में। ऐसे डेसाइल्स में deciles, D for deciles मतलब deciles is divide the total series in the 10 parts, octiles 8 parts, और percentiles 100 parts। तो सेम उसी तरह से होगा। अगर परसेंटाइल्स हैं तो परसेंटाइल्स हमारे कितने होंगे? परसेंटाइल को हम P1 से रिप्रेजेंट करेंगे, P1, P2, P99 होंगे, और डिसाइल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं D1, D2, D9। और सेम रिलेशनशिप वहां पे भी होगी कि P50 बराबर होगा D5 के, और D5 बराबर होगा Q2 के, और Q2 बराबर होगा मीडियन के। ओके,
तो सेंट्रल होगा ना, क्योंकि D5 भी पे 50 सेंटर होगा, फिर D5 5 सेंटर होगा, और Q2 आप देख सेंटर है ही, और सेंट्रल को हम कहते हैं मीडियन। तो दीज आर द इक्वल। ऐसे ही अगर मैं बात करूं या तो दे आर द रिलेशनशिप बिटवीन दीज। तो अब हम इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फाइंड आउट करने के लिए आपने मीडियन के लिए क्या किया था, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई थी और n/2 पे चेक किया था कि भाई n/2th ऑब्जर्वेशन कहाँ पे लाई कर रही है, और उसके बेस पे किया था। तो ऐसे ही हम क्वार्टाइल्स के लिए भी करेंगे, परसेंटाइल्स और डेसाइल्स के लिए भी करेंगे। तो फिर ट्रीट करते हैं पहले अनग्रुप डेटा के लिए और फिर ग्रुप डेटा के लिए। तो अनग्रुप के लिए हम बात करेंगे, तो अनग्रुप में क्या है, अनग्रुप में डेटा हमारे पास है, वी हैव टू फाइंड आउट द क्वार्टाइल्स। तो दे आर द 3 क्वार्टाइल्स, Q1 Q2 Q3। तो अगर तो वहां पे जनरली हमने लिया था सेंट्रल वैल्यू, पर यहाँ सेंट्रल वैल्यू तो नहीं लेंगे। तो फिर इसके लिए हम वी टेक द n/4 फॉर फर्स्ट क्वार्टाइल, n/2 या मैं कहूँ 2n/4 इज द सेकंड क्वार्टाइल्स, और n/3 n/4 तो क्वार्टाइल्स के लिए लेंगे हम। फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए हम देखेंगे कि ये n/4 ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो होगी वो मेरा फर्स्ट क्वार्टाइल होगी, और 2 n/4 मेरा सेकंड क्वार्टाइल्स होगी, और 3 n/4 तो इज द मेरा थर्ड क्वार्टाइल्स होगा। सेम हम पहले क्या करेंगे, डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे और n/4 निकाल लेंगे अगर वो हमारा जहां भी लाई करेगा। तो चलिए मैं एक एग्जांपल देखता हूँ। 2 5 मान लेते हैं, 6 है, 7 10 और इट इज 12 सपोज कर रहे हैं। तो दे आर 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन। तो there are 6 observation, n is equal to 6, तो 6/4 fourth observation as taken as the first quartile। तो 6/4 मिस हो गया कितना, 1/5 1/5 observation is the quartile, and 1/5 यानी इनके मिडल में। तो इसका मीडियन भी ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मोड चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ 5 मान रहा हूँ, बाय द वे इसको मैं हटा देता हूँ। तो 4/5 4/5 मीन्स 1.25। तो 1.25 तो ऑब्जर्वेशन आप कैसे निकालेंगे इसमें? तो 1.25 ऑब्जर्वेशन तो कोई भी नहीं है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या रहते हैं, तो इसका एक आगे देखते हैं। यहाँ पे मटेरियल में ये इंक्लूड नहीं है, तो आप प्लीज इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो हम इसको लेंगे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। अगर बाय द वे यहाँ पे 2.25 होता तो हम लेते सेकंड ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस जो भी डेसिमल में आया है, 0.25 आया तो 0.25 आया, ठीक है, इनटू सेकंड ऑब्जर्वेशन यानी उससे नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। अगर यहाँ पे आपका 2 था तो यहाँ पे लेंगे थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकंड ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट है तो सेकंड ऑब्जर्वेशन माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। तो दिस विल बी, यानी कुल मिला के उनके डिफरेंस का वेटेज हम क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमारा डेसिमल में आया है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है 2, तो सेकंड ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 2 प्लस 0.25, सेकंड ऑब्जर्वेशन माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, तो सेकंड है 5 5 माइनस 2 यानी 3, तो इनटू 3 जो भी होगा दिस इज द फर्स्ट क्वार्टाइल। ये उस केस में है जब डेटा आपका रो डेटा हो। रो डेटा का केस यहाँ पे नहीं लिया गया, इसमें छोड़ा हुआ है। तो ये आप कर सकते हैं। ऐसे ही आप कोई भी निकालें, मान लीजिए आपको थर्ड क्वार्टाइल निकालना है, तो थर्ड क्वार्टाइल में क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ n/4 तो 15th हो जाएगा, 15 डिवाइड बाय 4 यानी या 4 15/4, तो आप डिवाइड करेंगे तो 75 है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, थर्ड ऑब्जर्वेशन इनटू 0.75, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन माइनस फोर्थ ऑब्जर्वेशन माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो सेम आप उसे निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही परसेंटाइल्स में, ऐसे ही डेसाइल्स में आप इसको फॉलो करते हुए यू कैन फाइंड आउट द पार्टीशन वैल्यू फॉर द रो डेटा। अब लेते हैं हम, अगर डेटा हमारा ग्रुप हो, ग्रुप में भी दो केस है, डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस। सर इसको रिपीट करेंगे? हाँ दोबारा रिपीट कर सकते हैं। जस्ट एक मिनट में इसको रेज कर दूं। देखिए ये जितना भी टॉपिक हम बता रहे हैं सारा ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप कुछ भी सर्च करेंगे आपको बहुत बहुत कुछ मिल जाएगा।
नोट्स भी मिल जाएंगे अलग तरह के। तो देर आर सो मेनी मटेरियल्स अवेलेबल ऑनलाइन भी, अगर आप चाहेंगे तो। वैसे तो हमारा ये मटेरियल काफी सफिशिएंट है आपको एग्जाम के लिए और टू प्रोवाइड द बेसिक नॉलेज ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए हम बात कर रहे थे, ये मेरा डेटा क्या है, 2 है, यहाँ 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 10 है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द थर्ड क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल मेरे को निकालना है। थर्ड क्वार्टाइल के लिए मुझे देखना होगा 3n बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन। n को मैं स्मॉल भी ले सकता हूँ, कैपिटल जैसा आप चाहें। फोर्थ ऑब्जर्वेशन, चलिए तो हम n कितना है यहाँ पे बताएं। n इज 5 तो 5 इंटू 3 15, 15 डिवाइड बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन करिए, बताइए डिवाइड करके कितना आया। 3.75 ऑब्जर्वेशन ना, तो हमें डेटा में ढूंढनी है 3.75 ऑब्जर्वेशन। चलिए तो ढूंढते हैं। तो 3 के बाद तो सीधा 4 ही आएगा, 1 2 3 4, हमें चाहिए 3.75। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, थर्ड ऑब्जर्वेशन जो भी डेसिमल से बाहर है प्लस डेसिमल इनटू उससे नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, थर्ड से नेक्स्ट आई फोर्थ, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो दिस इज थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 12677 इज प्लस 0.75 एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज 8, तो 8 minus third observation is 7, तो 1, तो it means that 7.75 will be the answer of the third quartile। ऐसे आप परसेंटाइज में निकाल सकते हैं जो भी आपको कुछ। तो दिस इज द फॉर द रॉ डेटा। अब आता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट के लिए फिर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट बनेगा, और डिस्क्रीट में आप सेम उसी तरह से फॉलो कर सकते हैं। वी हैव टू अरेंज वी हैव टू find out the cumulative frequency and again cumulative बनाएंगे हम लोग, और cumulative में जैसे मान लीजिए इसी को केस ले लेते हैं कि हमने लिया था 2 6 7 10 और 12 ये ऑब्जर्वेशन थी। इस बार इनकी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं कुछ है, ये मान लेते हैं 5th है, 5 बार रिपीट हो रहा है, ये 6 बार, 8 5 और 2 बार रिपीट हो रहा है। तो वी जस्ट टू फाइंड आउट द क्वार्टाइल्स, तो फॉर partition value we have to find out the cumulative frequency for group data। तो हम cumulative frequency निकाल सकते हैं। तो cumulative frequency is 5, 6 और 5 is 11, 11 और 8 19, 19 and 5 24, 24 और 2 26, and then मान लीजिए मुझे थर्ड क्वार्टाइल निकालना है, तो we just find out the 3n by 4th observation, और n कितना है मेरा 26 है, 26 into 3 डिवाइड बाय 4, बताएं कितना आया। बोलिए। 18 18 तो 18 तो यहाँ पे नहीं है, 18 तो यहाँ पे नहीं है, तो जस्ट उससे आगे वाला, तो जस्ट उससे आगे कौन सा है 19, तो 19 के सामने जो भी है दिस इज द थर्ड क्वार्टाइल, तो 7 विल बी द थर्ड क्वार्टाइल इन आवर केस। ऐसे ही अगर आपने 1 निकालना होता तो 24 डिवाइड बाय 4 यानी 8th ऑब्जर्वेशन, 8th तो 11 के, तो जस्ट नेक्स्ट लेंगे हम, तो 6। अगर मैंने पहले ही बताया था कि ये सिंपल ऐसे आ रहा है, तो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है 5 बार, तो हम 2 को 5 बार रिपीट करके देखो, 5 हो गया, फिर 11 आएगा, 11 11 11 11 6 बार, तो 8th ऑब्जर्वेशन कौन सी पड़ेगी 1 2 3 4 5th 6th 7 8, तो 11th आ जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट या तो सेम मिल जाए हमें, या उससे नेक्स्ट वाला हमारा क्या होगा, वो उसके सामने वैल्यू हमारी मीडियन होगी। ओह गलत कर दिया, यहाँ पे 6 आएगा ना, सॉरी 6 जो है वो 6 बार रिपीट हो रहा है, यस 6 6 6, तो 6 हमारा क्या होगा, वो हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो इन दिस वे
you can find out the quartiles percentile size for the discrete data. For group data, के लिए ग्रुप डेटा मतलब कॉन्टिन्यूस, सॉरी, तो कॉन्टिन्यूस के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा जो आपका मीडियन में था। अगर क्वार्टाइल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे n/4 होगा। फर्स्ट क्वार्टाइल की बात करें तो 1 n/4, 2 n/4, 3 n/4। अगर डेसाइल्स की बात करें तो n/10 हो जाएगा। परसेंटाइल की बात करें तो n/100 हो जाएगा। और सेम उसी तरह से पहले हम मीडियन क्वार्टाइल क्लास निकालेंगे और सेम फॉर्मूला लगाएंगे L+. तो ओके, तो ये आप देख लीजिए। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी, बताएं। सर एक जैसे अभी आपने बोला कि रॉ अनग्रुप्ड डेटा में तो 3.75 आया था थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस, अगर ये तब था जब असेंडिंग में ऑर्डर किया था हमने अरेंज, वो अगर वो डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं तो भी सेम रहेगा? फिर सेम नहीं होगा, फिर चेंज हो जाएगा। तो आप एक ही वो रखें कि आप जस्ट यूज द असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि फिर तो अपोजिट हो जाएगा। मुझे लगता है कि मालूम इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा तो पहले 12 आएगा फिर 8 आएगा, तो Q1 और Q3 की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। मीडियन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है कि मीडियन के लिए तो हम लोग सेम अरेंज कर सकते हैं, असेंडिंग में लगाओ डिसेंडिंग, क्योंकि मिडिल पॉइंट है। पर क्वार्टाइल्स परसेंटाइल डिसाइल्स के लिए क्या होगा, वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा। गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। ये अभी तक मुझसे किसी ने पूछा नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम ही सोच रहा हूँ इस बारे में कि अगर बाय द वे डिसेंडिंग होगा तो क्या होगा। ग्रेट, बढ़िया। चलिए, और कुछ पूछना है किसी को? यस, ओके, डन। ये हमारा हो गया है पूरा। तो इसमें से मुझे और क्या बताना था आपको, ये हो गया। कुछ क्वेश्चन अभी 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 जस्ट हमने जो मटेरियल में क्वेश्चन थे उस तरह से क्वेश्चन किए थे, पर ये इस तरह क्वेश्चन जनरली मिसिंग फ्रीक्वेंसी का तो आता है, बाकी अदर टाइप के क्वेश्चन कोई भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो कुछ मैं और क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको इससे रिलेटेड। जस्ट कहाँ पे कराऊं, अभी आगे भी कुछ क्वेश्चन आएंगे इसके इसी से रिलेटेड में। चलो, तो पहले अगली वाली यूनिट पे चलते हैं, फिर देखेंगे कुछ क्वेश्चन कराने में। नेक्स्ट वीक में आपको या कल मैं आपको दे दूंगा कुछ क्वेश्चन जो आपने करने चाहिए फॉर प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो फर्स्ट पहले हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, टेबुलेशन पढ़ा, उसके बाद हम मेजर सेंट्रल टेंडेंसी पाए, क्योंकि हम वी कैन नॉट कंपेयर द होल डेटा थ्रू द क्लासिफिकेशन। तो just we represent the data into the a single value so that we can easily compare which one is better, जो भी हमें comparison करना है। But there's a situation where the mean is same but data is different. Data may be different. तो जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं, मेरा है डेटा 2, 3, 5, तो सेंट्रल टेंडेंसी कितनी होगी इसमें? मीन कहूं मैं या कोई और? मीन कितना होगा, या मीडियन? चलो मीडियन बात करते हैं, मीडियन कितना होगा? बताएं। 3 and 30। 3 और 30, ओके। और अगर मैं इसको इसको ऐसे कर दूं, ऐसे ही हटा देते हैं। अब मीडियन कितना होगा? इसका तो अपन बताया 3 मीडियन होगा, इसका 3 रहेगा। नहीं सर, नहीं रहेगा सर, -20 रहेगा, वो चेंज हो जाएगा ना असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। मीडियन हाँ, असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं आप, बताओ। तो ये तो लगेगा असेंडिंग ऑर्डर में, तो -50 चलेगा सर, -20 आएगा। प्लस कर दिया, प्लस कर दिया। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। पर तो ठीक है भाई, मीडियन तो दोनों में सेम आ रहा है। या मीन, मैं मीन के लिए डाटा कलेक्ट कर सकता था, मैंने ऐसे ले सकता हूँ तो -10 और यहाँ ले लूँ 1 और +10 ले लूँ, यहाँ पे 100 ले लेते हैं माइनस के। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर आपको क्रिएट करना है तो ये भी, तो यहाँ पे भी मीन निकालूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1/3। और यहाँ मीन निकालूंगा तो वो भी 1/3 आएगा। पर अगर मैं डेटा को देखूं तो दे आर द सो डिफरेंट डेटा, ये बहुत अलग डेटा है इस डेटा से। इसमें अगर मैं सेंट्रल टेंडेंसी से वैल्यू देखूं
तो इससे डिफरेंस कितने का जा रहा है, 1 का जा रहा है, यहाँ 2 का जा रहा है, पर यहाँ तो बहुत डिफरेंस है सेंट्रल टेंडेंसी, यानी सेंट्रल तो ये है, पर जो इसकी जो डेटा है वो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हो रहा है, ये 20 इधर पड़ा हुआ, ये 50 इधर पड़ा हुआ, Deviation. deviation, yes. So it means that if the no, yes, if there is a variation in the data about the central value, then measure centency is not only measure centency is not sufficient to describe the data. So for that we use the new method measure of dispersion कि अगर बाय द वे डेटा में जब बहुत ज्यादा वेरिएशन है तो वी मतलब खाली मीन या कोई भी मेजर सेंटर टेंडेंसी का कोई भी मेजर वो सफिशिएंट नहीं होगा, देन वी आल्सो राइट द वेरिएशन या मेजर ऑफ डिस्पर्सन आल्सो। तो हमें खाली मीन से काम नहीं चलाएंगे, हम एक चीज और निकालनी पड़ेगी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो एक कहानी मैं हर बार सुनाता ही हूँ, आप लोगों को भी सुनाऊंगा। तो इसका क्यों मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है मेजर ऑफ डिस्पर्सन का। तो हिंदी की कहावत है, मैं एक बार उसकी बुक पढ़ रहा था कॉमर्स की, कॉमर्स में एक्चुअली बीकॉम जब करते हैं तो उसमें हिंदी में है, मैंने जो पढ़ा था, जो जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता था या पढ़ता था तो वहाँ पे हिंदी में चलती थी बुक, और मुझे राइटर तो फिलहाल नाम याद नहीं आ रहा उनका। तो वहाँ पे पढ़ रहे थे तो उसमें एक एग्जाम्पल कोट किया हुआ था, टू अंडरस्टैंड या टू टीच द मेजर ऑफ डिस्पर्सन या रिक्वायरमेंट ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो वो ये था कि एक बार एक फैमिली, एक पढ़ी लिखी फैमिली कहूँ या ज्ञानी लिखा था वहां तो वर्ड, एक ज्ञानी जो है अपने फैमिली के साथ रिवर क्रॉस कर रहे थे। तो रिवर क्रॉस कर रहे थे, पास में ही एक बोर्ड लगा था जिसपे लिखा था कि एवरेज डेप्थ ऑफ द रिवर इज 2 फीट। ठीक है, 2 फीट। तो उसने सोचा कि ठीक है भाई, एवरेज डेप्थ दिया हुआ है। उसने अपनी फैमिली की अपनी हाइट देखी, अपने वाइफ की, अपने बच्चों की हाइट देखी, तो वो आई 3 फीट ऑन एवरेज, मीन निकाल के देखा। तो उसने सोचा कि भाई मेरी तो एवरेज हाइट इस रिवर की एवरेज डेप्थ से ज्यादा है, एंड एंटर द रिवर। ठीक है कि मैं तो आराम से पास कर लूंगा, बट जैसे ही वो सेंटर में पहुंचे तो उसकी फैमिली डूबना शुरू हो गई। ठीक है, नेचुरल है, आप सब जानते हैं इस बात को, तो कि एवरेज डेप्थ जो है वो रिवर वगैरह की जनरली जो है वो सेंटर में ज्यादा होती है। तो वो डूबना शुरू हो गया। तो तब वो कहता है कि लेखा जोखा जोका त्यों, मेरा कुनबा डूबा क्यों, यानी जो मेरी कैलकुलेशन थी वो तो सही थी, बट फिर भी मेरा कुनबा, मेरा फैमिली क्यों डूब रही है। तो जस्ट दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द मेजर डिस्पर्सन, क्योंकि वहां पे खाली मीन से काम नहीं चलेगा। अगर डेटा में वेरिएशन ज्यादा है तो go for we should also go for measure of dispersion। तो अगर वो साथ साथ मेजर ऑफ डिस्पर्सन भी कर लेते तो शायद उनकी फैमिली डूबने से बच जाती। तो कभी एक बार मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था तो मुझसे भी एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जब हम रिवर क्रॉस करते हैं, मान लो आपको रिवर क्रॉस करना है, कुछ इस तरह का है, तो आपको और क्या मतलब मीन के अलावा और क्या आपको स्टडी करना चाहिए। तो फॉर दैट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। हाँ चलिए, तो एक बार जब ये क्वेश्चन आ गया तो एक बार मुझसे एक क्वेश्चन और पूछा था। मैं एक यूपीएससी सॉरी पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू देने के लिए गया था। तो उस टाइम हम जस्ट पढ़ के ही निकले थे, एमएससी करके ही मैं निकला था जस्ट। तो उसमें इंटरव्यू में पूछा मुझसे कि आर्मी के लिए क्या मतलब भाई एक स्टैंडर्ड होता है, यस एक स्टैंडर्ड है, हाइट इतना होना चाहिए, वेट इतना होना चाहिए, जो भी है। पर जब हम बात करते हैं आपके जो हिल्स एरियाज हैं, वहाँ के लोग तो बहुत कम हाइट के होते हैं, फिर भी उनको आर्मी में लेते हैं, क्यों? फिर भी उनको आर्मी में हम क्यों ले लेते हैं? तो मुझे तो खैर नहीं आता था उस टाइम उसका आंसर। किसी को आता है आप में से? आप कोई बताएगा इसका आंसर? Due to the climatic condition, they are accustomed to that. कि हम
ठीक है, ये जनरल अजम्पशन है उसके, पर हमें उस सिचुएशन के लिए भी बंदे चाहिए जो इजीली उस पे चढ़ पाए, है ना। दूसरा रीजन था कि भाई हमें उनका रिप्रेजेंटेटिव भी लेना है ना, उस एरिया का। तो दे आर रीजन। एक और भी क्वेश्चन था, मैं पूरा सही तरह डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे अब याद पूरा नहीं आ रहा, तो वहां पे भी उन्होंने ऑन एन एवरेज की बात करी थी। चलिए, तो कुछ एक्सपीरियंस थे मेरे। अ, चलिए, तो अब हम लेते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि खाली हमें मीन नहीं, हमें इसके साथ साथ स्टैंडर्ड यानी मेजर सेंट्रल टेंडेंसी के साथ साथ कुछ कुछ सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें मेजर डिस्पर्जन के लिए जाना पड़ेगा। तो वो आप कैसे जानेंगे कि अगर मान लीजिए सभी वैल्यू सेंट्रल के आसपास हैं, तब तो मीन भी एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की जाने की जरूरत नहीं है। पर आप देख रहे हैं कि जो मीन है, जो वैल्यूज हैं, बाकी जो सारी वैल्यूज हैं, वो सेंटर से थोड़ा ज्यादा स्कैटर्ड हो रही हैं, तो देन वी गो फॉर द मेजर डिस्पर्जन। तो मेजर डिस्पर्जन के भी जैसे हमारे मेजर सेंट्रल टेंडेंसी के बहुत सारे मेथड थे, ऐसे ही यहाँ पे भी मेजर है मेथड है। एक तो रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो these are the four method which we use to measure the dispersion. तो फर्स्ट इज द रेंज। रेंज तो मोस्टली आप में से जो जानते ही हैं, मैं रेंज कैन बी डिफाइन एज द मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो इट गिव द जस्ट रफ आइडिया अबाउट द डिस्पर्जन कि कितना डिस्पर्जन है। ओके, तो ये आप पढ़ लीजिएगा पर्पस क्या क्या है मेन। तो रेंज, तो रेंज इज द मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो सिंपल, कोई भी डेटा दिया हुआ उसका रेंज निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया था एक बार। इसमें पूछा इसकी रेंज बताओ कितनी होगी। कोई बता सकता है इसकी रेंज कितनी होगी? जस्ट अभी आपने समझे, रेंज पढ़ा भी नहीं है, आइडिया पता है आपको रेंज है क्या? So 10 40 10। 10 और कोई? minus 2, और कोई? 2 to 12, 50, 40 40 और क्या है रेंज की डेफिनेशन? 50 the maximum minus यस minimum. यस यस यस। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसमें? 50 और मिनिमम? कंट्रोल 0। 0. तो Yes, मैक्सिमम sir. माइनस Minimum 0. Equal. 50 माइनस 0 50। यस, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। तो जस्ट ग्रुप डेटा हो, अनग्रुप डेटा हो, रेंज आप सिंपल उस तरह से निकालेंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो ये इसलिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन काफी स्टूडेंट का गलत हुआ कि इसकी रेंज, क्योंकि थोड़ा सा लगता था कि यार फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, और रेंज शुरू में जैसे आपने बताया 10, तो उन्होंने क्लास विद को रेंज कह दिया, पर हम पूरे डेटा की देखनी है ना कि क्लास की। तो पूरा डेटा में तो जो उसकी रेंज है वो 0 से 50 है। चलिए, जस्ट मेरिट और डिमेरिट तो बहुत ही है कि सिंपल तो है, पर एक ट्रू पिक्चर नहीं दे रहा, सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड नहीं है ना। तो पढ़ लीजिएगा तो आप जानते हैं कि किस तरह से आप मेरिट और डिमेरिट बना सकते हैं। अच्छा, दूसरा है कि अगर मैं रेंज निकालता हूं, तो मान लीजिए मार्क्स हैं ये, तो मार्क्स अगर किसी स्टूडेंट के दिए हुए हैं, तो इसकी रेंज आ गई मेरी 70 माइनस 12, 58। तो मार्क्स में ही आया। तो अगर मुझे इसको यूनिट लेस बनाना हो, मुझे एक्चुअली दो मेरे पास डेटा हैं, उनको मुझे कंपैरिजन करना है। तो अगर डेटा सेम यूनिट में है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कह दूंगा इसका डेविएशन ज्यादा है इससे। पर अगर डेटा यहाँ पे अलग है, मैं यहाँ पे किलोग्राम ले रहा हूँ और यहाँ मैं मीटर ले रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि इन डेटा में कंपैरिजन करके बताओ किसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा है, तो वेरिएबिलिटी तो ठीक है, इसमें ज्यादा दिखाई दे रही है, बट दोनों की यूनिट अलग अलग है। तो जस्ट वी वांट टू a method which is unit class। तो unit class बनाने के लिए just we go for the coefficient of these methods। तो coefficient of range, तो maximum minus minimum, तो इसको unit class बनाने के लिए डिवाइड कर दिया, प्लस maximum minus plus this। तो we can find out the coefficient of range as unit class। तो हम दोनों का किलोग्राम का और मीटर का दोनों का अलग निकाल के भी हम बता सकते हैं। सेकंड मेथड बताया क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल तो आप निकालना सीख ही लिए हैं, बस आपको क्या करना है, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला लगा के आपको वैल्यू निकालनी है। इसमें एक चीज और भी पूछी थी कभी, मेरे जैसे याद आ रहा है, क्वार्टाइल रेंज क्या है। तो क्वार्टाइल हमारे हैं Q1, Q2 और Q3, और रेंज पता ही है आपको क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो क्वार्टाइल रेंज दिस इज Q3 माइनस Q1, तो दिस इज द क्वार्टाइल रेंज। एंड क्वार्टाइल डेविएशन व्हेन डिवाइड बाय दिस क्वांटिटी बाय 2,
तो इट इज कॉल्ड अ क्वार्टाइल डेविएशन। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, क्वार्टाइल रेंज इज Q3 minus Q1 एंड क्वार्टाइल डेविएशन इज Q3 minus Q1 divided by 2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल्स Q3 minus Q। तो जस्ट क्योंकि ये सब चीज आप निकालने सीख लिया है तो इसलिए ग्रुप अनग्रुप ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। आप सब चीज जानते हैं कि इसमें आपने पहले क्वार्टाइल्स निकालने हैं, कैसे निकलेगा वो आपको पहले ही सीख चुके हैं, और बस फिर क्या करना है, अपने यहाँ पे वैल्यू पुट अप करनी है। चलिए, तो मैं इसको भी छोड़ रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अगर मैं बात करूं तो इट इज जस्ट मीन। मीन तो है किसका है, डेविएशन का। तो इफ वी टेक द मीन ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अ पॉइंट, द पॉइंट विल बी मीन मीडियन मोड। अगर मैं हर वैल्यू का डेविएशन निकालूं अबाउट द मीन एंड देन वी टेक द मीन, then we take the mean of the absolute deviation। absolute deviation इसलिए लिया क्योंकि कहीं जाके वो माइनस आएगा प्लस आएगा, तो आपस में अगर मैं सिंपल मीन निकालूंगा तो वो तो आपस में उनको क्या करेगा, उसको मैनेज कर लेगा, है ना। तो उसके लिए, उससे बचने के लिए जस्ट वी टेक द एब्सोल्यूट। तो अगर हम हर वैल्यू का डेविएशन निकालें, एब्सोल्यूट डेविएशन निकालें एंड देन वी टेक द मीन ऑफ दीज डेविएशन, तो दिस इज कॉल्ड द मीन डेविएशन। ओके, ये क्वेश्चन भी एक आया हुआ है कि ये मीन डेविएशन किसके अराउंड मिनिमम होता है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि अगर हम सम करते हैं xi माइनस x बार तो वो 0 हो जाता है, स्क्वायर का सम करते हैं तो वो स्क्वायर का सम यहाँ पे अगर मैं a की जगह मीन ले लेता हूँ तो वो मिनिमम होता है, जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी मीन की। तो ऐसे ही मीन डेविएशन इज मिनिमम व्हेन वी टेक a एज ए मीडियन। तो अगर हम a को मीडियन ले लेते हैं तो दिस विल बी द मिनिमम। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2 मार्क्स का कि जब हम x को a ले लेते हैं, डेरिवेशन के लिए नहीं आया क्योंकि डेरिवेशन करा भी नहीं रखा इसका, पर अगर हम a को मीन ले लें, मीडियन ले लेंगे तो दिस विल बी द मिनिमम। तो जस्ट मीन, फिर मैं कह रहा हूँ कि ये क्या है, मीन है। तो जो मीन में हम जिस तरह से डिस्क्रीट के लिए करते थे कि फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते थे, कॉन्टिन्यूअस में हम मिड पॉइंट ले लेते थे, तो सेम जो भी वहां पे हमने किया था वही सेम यहाँ प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर आपका कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो पहले मिड पॉइंट निकालेंगे फिर उसका मीन निकालेंगे, यानी सब कहानी जो की तू है। ओके, वो बताएगा कि आपको किससे लेना है, जो डेविएशन लेना है, मीन डेविएशन लेना है तो वो मीन से लेना है, मीडियन से लेना है, किससे लेना है। अगर वो नहीं बताता कि आपको किससे लेना है तो जस्ट वी टेक द मीन, और जब तक वो इंडिकेट नहीं करेगा। तो जैसे यहाँ पे क्या, फाइंड मीन डेविएशन ऑफ द गिवन डेटा, तो उसने ये नहीं कहा कि मीन से निकालो, मीडियन से निकालो, तो किसने कुछ नहीं कहा, तो वी जस्ट टेक द मीन। तो मीन हमने पहले डेटा का निकालेंगे, फिर हर वैल्यू में से उसका डेविएशन देखेंगे कि मीन से कितना उसका डेविएशन हो रहा है, तो x माइनस एक्स बार निकालेंगे, फिर उसका मॉडुलस लेंगे। अब जो डेटा बन के आया, जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट द मीन ऑफ दिस डेटा, तो इसका मीन निकालेंगे, यानी इन सबको ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ऐसे कंटिन्यूअस में, सॉरी डिस्क्रीट के लिए हम भी जस्ट इतना काम तो करना ही है, और साथ साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ एंड देन टेक द मीन। मैं 29 पढ़ लेना इसमें भी। अब आता है नेक्स्ट से वेरिएंस। थोड़ा मैं तेजी से इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि कोर्स तो बहुत ज्यादा है और 5 क्लास हमारे पास हैं ऑलरेडी, तो थोड़ा तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो कहीं आपको लग रहा है कि भाई नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे दोबारा रोक सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं कि सर दोबारा बता दीजिए। और मुझे स्पीड अगर लगेगा, मुझे मतलब आपको लगता है बहुत ही तेजी से चल रहा है, मतलब बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो फिर मैं स्पीड थोड़ी और स्लो कर लूंगा। चलिए, तो अब आता है वेरिएंस। थोड़ा सा स्लो कर दीजिए सर। थोड़ा स्लो कर देते हैं, चलिए ठीक हाँ है, सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इज अगेन, देखिए अब हमें किसी तरह से, जैसे ये हम पढ़ रहे हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तो हमें डेविएशन तो लेना पड़ेगा। अब डेविएशन को हमने माइनस हटाने के लिए मॉडुलस ले लिया, तो कोई और तरीका है जिससे माइनस हमारा हट जाए? सर स्क्वायर। स्क्वायर कर दें। तो सेकंड थ्योरी है कि भाई क्यों ना हम इसका स्क्वायर करके मीन ले लें, तो दिस इज कॉल्ड द वेरिएंस। ओके, वेरिएंस। और क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ मीन है, ये मेरा मीटर में है, तो मीटर माइनस मीटर, तो मीटर का जो इसकी यूनिट आएगी वो मीटर स्क्वायर में आएगी, तो उसको मीटर में करने के लिए फिर क्या करें, मैं इसका फिर स्क्वायर रूट ले लूं, तो जो इसका स्क्वायर रूट होगा दिस कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। तो इसको कहेंगे हम वेरिएंस, अगर इसका स्क्वायर रूट लगा देते हैं इसके ऊपर तो देन इट बिकम्स स्टैंडर्ड डेविएशन। स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि उसे सेम यूनिट में लाने के लिए हमने क्या किया, उसका स्क्वायर लगाया। तो ओके, तो इट इज सेम। तो फिर यहाँ पे क्या करना है, डेविएशन लेना है, उसका स्क्वायर करना है एब्सोल्यूट की जगह, और फिर देन वी हैव टू टेक एन एज द मीन। तो
हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे या डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, तो फिर वही मैंने जैसे कहा ये भी मीन ही है, तो फिर अगर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे f से, कॉन्टिन्यूअस है तो मिड पॉइंट ले लेंगे। तो दे आर द अदर फॉर्मूलेज फॉर द वेरिएंस। अब इस फॉर्मूले में क्या कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ प्रॉब्लम्स मैम इस फॉर्मूले में आती है। इस फॉर्मूले में अगर मैं अगर मैं कहूँ कि मेरा मीन आ गया, क्योंकि मुझे हर वैल्यू से मीन लेस करना है, और मेरा मीन आ गया 1.6535, ये मेरा मीन आ गया। ठीक है, अब मुझे मेरा डेटा था मान लो 0 1 2 3, ये मेरा डेटा था सपोज। तो अब मुझे हर उससे मीन लेस करना पड़ेगा। तो 0 में से लेस करूंगा तो 1.6535 आएगा माइनस में, फिर 1 में से लेस करूंगा तो 0.6 समथिंग इस तरह से आएगा, इस तरह से मेरा मीन आएगा। अब मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो जब मैं स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर तो बड़ा टफ हो जाएगा निकालना। और अगर मैं बात करूं डेसिमल के कितने पॉइंट आएंगे, 4 तो यहाँ पे हैं, 4 और आ जाएंगे तो मेरे 8 डेसिमल हो जाएंगे। अगर मैं इसको यहाँ पे क्या कहते हैं उसको कम डेसिमल में लिखूंगा तो मेरा आंसर एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा। तो ये कहा जाता है कि अगर आपका मीन डेसिमल में आ जा रहा है तो इस फार्मूले को आप थोड़ा चेंज करके भी लिख सकते हैं। तो क्या चेंजेस करने हैं इस फार्मूले में, चलिए देखते हैं। आप मैथ के स्टूडेंट हो मोस्टली, कोई है जो आप में से नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से है? सर आई एम। आप 2 लोग हैं, चलिए। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए आप, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को भी समझा पाऊं। तो क्या हम इसको, मतलब फार्मूला तो सेम ही है पर हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं कहूं मैं। तो जैसे ये है, अब अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर सकते हैं इसका स्क्वायर को, आप जानते हैं जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं, a माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, बता सकते हैं क्या? नहीं शायद। तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस B बी square. स्क्वायर स्क्वायर माइनस -2ab। अब क्या है भाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, फिर एक्स आई स्क्वायर आ जाएगा सेम। ठीक है, प्लस बी, बी क्या है एक्स एक्स बार, बार स्क्वायर एक्स बार स्क्वायर, यस, माइनस माइनस 2xi एक्स बार। 2xi एक्स बार। अब क्या करें, इसका समेशन बाहर बैठा हुआ है तो समेशन को हम अंदर लेके आते हैं। तो समेशन यहाँ पे भी आ जाएंगे, समेशन यहाँ पे भी आ जाएंगे, और समेशन यहाँ पे भी आ जाएंगे। जनरली कांस्टेंट से बाहर, कांस्टेंट जिसमें आई नहीं होता वो बाहर आ जाते हैं समेशन से, क्योंकि समेशन जो है वो सम है आई पे। तो चलिए फिर आगे देखते हैं क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म तो इसमें आई है ही, तो ठीक है इसको तो ऐसे लिख लेते हैं, प्लस इसमें आई नहीं है तो इसको बाहर निकाल सकते हैं। यस सर। ये हो गया। अब भाई एन एक्स बार स्क्वायर। इसकी समेशन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ तो 1 रह गया। चलो अभी देखते हैं। ऐसे ही यहाँ पे माइनस के 2, ये एक्स बार बाहर आ सकते हैं, तो 2 एक्स बार बाहर आ गए, और ये हो गया समेशन एक्स आई। यहाँ तक तो मेरे ख्याल सबको समझ आ रहा है। यस यस सर। यस सर। चलो अब आगे करते हैं। अब इसको देखें, ये क्या बन सकता है भाई, मैं मेन की फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या इसको? मेन कितना होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई डिवाइड बाई एन, होता है कि नहीं? यस होता है। यस सर। वैल्यू क्या होगी फिर? एन एक्स बार। एन एक्स बार, तो इसको जगह एन एक्स बार लिख सकते हैं, तो 2 एक्स बार एन एक्स बार। चलो ठीक है भाई, यहाँ से भी ये कैपिटल स्मॉल देख लीजिएगा, कोई एक सिंबल कोई भी यूज कर सकते हैं कैपिटल। ये हो गया। अब इसे देखो, समेशन 1 है, यानी 1 को आई इक्वल टू 1 रखो तो 1 आ गया, आई इक्वल टू 2 रखो तब भी 1 आएगा, क्योंकि तो आई है ही नहीं। तो 1 1 1 कितनी बार, एन बार, तो कितनी वैल्यू होगी एन इसकी? बार। एन। एन। तो दिस समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस, एक मैं कोई आया है एडमिट कर दूं। एडमिट के लिए आज भी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, दीक्षा शायद, दीक्षा थी शायद, आई थिंक वो एडमिट नहीं हो पा रही थी, तो मुझे फोन आया ग्रुप में। देखिए मैं पूरे दिन तो मैं मोबाइल लेके मैं भी नहीं बैठ सकता, तो मैंने कल भी आप पहले भी रिक्वेस्ट करी थी कि जो भी बाय द वे आप एंट्री नहीं कर पा रहे हैं तो आप जस्ट राजेश जी को कॉल कर लीजिए, उनका नंबर ग्रुप में मिल ही जाएगा। तो उनको आप कॉल कर सकते हैं या मुझे कॉल कर लीजिए, तो मैं उनको बोल दूंगा, क्योंकि जनरली वो पढ़ाते टाइम थोड़ा सा
मतलब इतना खो जाते हैं उसमें कि उनको और चीजें नहीं दिखाई देती। तो वैसे मैंने बताया कि उनको आवाज आती है, कि एक आवाज आती है जब कोई भी ऐड करने की कोशिश करता है। ठीक है, और मैंने पहले बताया था कि हम लोग आपको नहीं, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, आप शायद मुझे देख पा रहे होंगे। तो आप या तो आप उन्हें बता दें कि सर कोई ज्वाइन करना चाहता है, अगर आप लोगों को दिखता है आप लोगों को हाँ सर, समटाइम नोटिफिकेशन आ जाता है। नोटिफिकेशन में, तो आप उन्हें बोल दें, है ना, तो जिससे वो वेट ना कर पाए, या उन्हें फोन कर लें, जो भी आप में से नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको फोन कर लो डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, फोन उठा भी लेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम। अगर वो नहीं उठाते तो मुझे कर सकते हो आप, मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं ज्वाइन करता चलूँ सबको। ओके सर, एक बार राजेश सर का ना नंबर आप शेयर कर देना प्लीज, वो है नहीं मेरे पास। नहीं, ग्रुप में तो ऐड है राजेश जी, जब आप ग्रुप में वो देखेंगे कौन कौन ऐड हो रहा है, तो आपको राजेश जी का नंबर नाम से आ जाएगा मेरे ख्याल से, डॉक्टर राजेश। तो सर ने ना शायद अपने उसमें नाम नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए पता नहीं चलता, अननोन अच्छा, नंबर की तरह आ जाता है। चलो मैं एक मिनट, मेरा फोन कहाँ पे है, मैं ग्रुप में व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। हाँ श्योर सर, थैंक यू। तो अब भाई, अब देखो, ये हो गया समेशन एक्स आई, ये हो गया एन एक्स बार, ये हो गया ये, तो ये कितना हो गया सेकंड टर्म, ये हो गया 2n एक्स बार स्क्वायर, लिख सकता हूँ मैं इसे सेकंड टर्म को। चलो, ये कितना हो गया, प्लस एन एक्स बार है ही, और ये प्लस का है, तो ये और ये प्लस एन एक्स बार स्क्वायर है, ये माइनस 2n एक्स बार, तो कितना हुआ इन दोनों को मिला के, माइनस एन एक्स बार। तो माइनस एन एक्स बार स्क्वायर, और बाहर n बैठा था हमारा, ये बैठा हुआ, इसको अंदर ले जाओ, तो ये 1/n हो गया, इसको लाओगे तो ये यहाँ से कैंसिल है, तो यानी कुल मिला के जो वेरिएंस का फार्मूला बन गया वो ये बन सकता है, 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो अगर बाय द वे आपका मीन पॉइंट में आ रहा तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो दिस विल बी द सेकंड फार्मूला फॉर वेरिएंस, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। ओके, तो कब यूज करना है हमें, जब हमारा मीन जो है वो पॉइंट में, बिना सॉरी पॉइंट में नहीं आता, होल नंबर तब भी आप यूज कर सकते हो, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। पर अगर होल नंबर हो तो जस्ट ये वाला जो फॉर्मूला है इससे जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है, और अगर आप निगेटिव पॉजिटिव में गड़बड़ पर यहाँ स्क्वायर हो रहा है फिर तो गड़बड़ वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लेंगे कहीं पे, मैं दोबारा लिख देता हूँ कि वेरिएंस का फार्मूला कहाँ पे, आप नोट डाउन कॉपी में कर लीजिए, जो आपका मटेरियल, अगर हार्ड कॉपी तो अभी तक मुझे लगता नहीं आप लोगों को मिली है। नहीं सर, नहीं नो सर, नहीं मिला अभी तक। सर, ये यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट कलेक्ट कर सकते हैं क्या? एक्चुअली अगर यूनिवर्सिटी ने डिस्पैच कर दी होगी तो फिर तो नहीं मिलेगी आपको, पर कहीं है पोर्टल में जहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हमारा मटेरियल डिस्पैच, स्टेटस ऑफ मटेरियल है ना शायद कहीं पे। सर वो है दिखता सर। नहीं है, वहाँ पे एरर आता है। Error आ नहीं, रहा है। मेरा आ रहा है सर, लेकिन वो उसमें जो डेट्स हैं वो तो जा चुकी, वो जो डेट्स हैं वहाँ पे जो मेंशन्ड है, तो फिर डेट आपका मटेरियल गया कहाँ, मिला नहीं यार अभी तक मुझे तो। और डेट है वो 28 नवंबर की, अभी उसमें लिखा हुआ है जो। 28 नवंबर को डिस्पैच हुआ है, ठीक है, 28 को नहीं, डिस्पैच, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बता रहा है उसमें अच्छा, सर, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, अच्छा, ओके 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 ओके। सर 10 डेज का टाइम लग जाता है डिस्पैच होने में, मेरे बुक्स भी आ गए थे जब मैंने एडमिशन लिया था ना, उसके 10 डेज के अंदर। अच्छा, पर कुछ लोगों को तो स्टेटस ही नहीं दिखा रहा है। सर नोटिफिकेशन मैसेज आ जाएंगे लोगों के पास जब उनका आने वाला होगा ना मटेरियल, तो टेक्स्ट मैसेज आता है। अच्छा, चलो फिर तो आप थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। तो हमारा तो 10 डेज से पहले, आई डोंट नो, मैंने अक्टूबर से पहले ही किया था। तो मैंने तो लास्ट में एडमिशन लिया है, अक्टूबर लास्ट में, लेकिन फिर भी मेरा मटेरियल आ गया 10 डेज में एडमिशन कंफर्म हो गया। बढ़िया बढ़िया। सर मेरा अक्टूबर में एडमिशन था, बट मेरे में दिखा रहा है कि 10th ऑफ दिसंबर में इट विल बी रिसीव्ड, वहाँ पे स्टेटस आ रहा है। तो इसका मतलब देखिए, ये एक साथ ही सभी को मटेरियल भेजते हैं, तो इसका मतलब मटेरियल मुझे लग रहा है कि यहाँ से डिस्पैच हो चुका है, तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, आप अगले आगे तक 12-13 हो जाएगी। तो अगर नहीं आता तो मुझे नेक्स्ट मंडे आप मुझे बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो नंबर दिलवा पाऊँ, डिस्पैच एक वो होता है ना पोस्ट ऑफिस का जो नंबर होता है, क्या बोलते हैं उसको, स्पीड पोस्ट वाला सर, ट्रैकिंग नंबर, ट्रैकिंग नंबर। ट्रैकिंग नंबर मैं आपको फिर मैं दिलवा दूंगा, तो आप उसे ट्रैक कर लीजिएगा आपका मटेरियल है कहाँ पे।
चलो, तो वेरिएंस की बात कर रहे थे, तो वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला क्या हो गया? वेरिएंस अगर आपको x निकालना है तो दिस इज इक्वल टू 1/n, यानी मीन ही निकालना है तो मीन पर हमें स्क्वायर का निकालना है और फिर मीन को लेस करना है, मीन के स्क्वायर को लेस करना है। दिस विल बी द फॉर्मूला। तो आप इसको यूज कर सकते हैं जब डेटा मीन जो हमारा है वो क्या हो, वो इट इज नॉट होल नंबर हो गया। हाँ, होल नंबर भी तो करेगा, अगर करेगा तो होल नंबर नहीं है फिर तो इसको करना ही करना है, इट मस्ट बी। चलो, तो व्हेन हमारा जो मीन है वो हमारा अगर डेसिमल पॉइंट्स में आता है तो हम यूज करेंगे। हाँ, तब ये ज्यादा अच्छा से आपके कैलकुलेशन को कर पाएगा, सेम रिजल्ट आएंगे। ओके सर। चलिए, तो अब डेटा अगर हमारा कॉन्टिन्यूअस है तो मिड पॉइंट लेना ही पड़ेगा क्योंकि मीन है ये भी, तो मिड पॉइंट ले लेंगे। मिड पॉइंट लेके सेम जो आपने करते हुए आए वो करना ही होगा। तो दिस इज द मेरिट और डिमेरिट, आप देख लीजिएगा। अब आता है वेरिएंस ऑफ कंबाइंड सीरीज। तो मीन तो पढ़ा नहीं आपने कंबाइंड सीरीज का, वेरिएंस पे कैसे पहुंचाएंगे? मीन कहाँ है कंबाइंड सीरीज का भाई? नहीं है इसमें तो। चलो फिर मेरे पास कहीं पे था, कहाँ पे था? चलिए, मैं एक वर्ड फाइल में आपको मैं अभी शेयर करता हूँ। पहले हम पढ़ेंगे मीन ऑफ कंबाइंड सीरीज। अगर मान लीजिए मेरे पास 2 सीरीज हैं या देयर आर मोर देन 2 सीरीज आर देयर, अगर मुझे उसका फिर उन सबके मुझे मीन पता है तो क्या मैं बिना डेटा के, क्या मैं उन मीन के हेल्प से उस पूरे ग्रुप का मीन निकाल सकता हूँ? तो यस, हम निकाल सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला होगा उसका? तो चलिए मैं उसको बता देता हूँ, ऐसे कुछ नहीं है उसमें कंबाइंड मीन में। तो कंबाइंड मीन इज अगेन मीन, दिस इज द, मान लीजिए पहला मेरा जो सीरीज है उसका साइज n1 है और उसका मीन क्या है, वो nx1 बार है। दूसरा सीरीज मेरा n2 है और उसका मीन मेरा x2 बार है। तो then plus and n1 plus n2, तो दिस विल बी द मीन ऑफ द कंबाइंड सीरीज। अब ये कैसे ड्राइव हुआ? बहुत आसान है इसको ड्राइव करना भी। मान लेते हैं मेरे पास जो पहला सीरीज है उसका उसमें ऑब्जर्वेशन है x11, x12 और x1n1, और दूसरी सीरीज क्या है उसमें, चलिए y मान लेते हैं या 211, x ही ले लेते हैं, x21, x22। सेकंड सीरीज थी इसलिए 2 सफिक्स लगाए। पहला सफिक्स सीरीज को इंडिकेट कर रहा है और सेकंड सफिक्स जो है वो जो वैल्यूज है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया x21, x22, x2n2 मान लेते हैं इसका साइज। तो अगर मैं बात करूं इसका मीन कितना होगा, बताएं कोई? x1 ऐसे कर सकते हैं क्या? इसका मीन कितना होगा सेकंड वाली का? x2n n2 कंबाइंड का कितना होगा? x1 बार प्लस x2 बार बाय 2। नहीं, अगर मुझे इन सब चीजों भूल जाऊं, ये मेरी सारी ऑब्जर्वेशन है तो इनका मीन कैसे होगा? सबको ऐड कर दें। सर समेशन x1i हाँ प्लस समेशन 2x2i। मैं सिंपल बच्चे की तरह, जैसे छोटे बच्चे करते हैं उसी तरह कर देते हैं। x, सॉरी ये प्लस है देखिए, है ना, x11, x12 प्लस x1n1। देखिए मेरा हाथ ये माउस से चलाना पड़ता है तो इतनी में प्रैक्टिस नहीं है कि माउस में बहुत क्लियरिटी नहीं आती। बस जस्ट अभी मुझे लेना है वो पैड जो होता है, पेन से लिख पाते हैं। हम सोच रहे थे कि इस बार हो गया शायद कोविड में ऑनलाइन से राहत मिल जाएगी, पर अभी भी क्लासेस ऑनलाइन ही चल रही हैं। तो मैं इसलिए मैंने लिया नहीं था पिछली बार, लास्ट टाइम माउस से काम चलाया, तो इस बार फिर माउस से काम चलाना पड़ रहा है। देखते हैं शायद अगली बार तो लेना है जिससे थोड़ा क्लियरिटी आ जाए लिखते टाइम, माउस से इतना अच्छे से लिखा नहीं जाता। हाँ चलिए, तो दिस वन x2, सॉरी क्या लिखते हैं मैंने ये, x21, सॉरी x21, x22 एंड सो ऑन x1n, x2n2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n1 प्लस n2। ठीक है, ये तो सिंपल मीन निकाल लिया। इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ तक के सम को, ये सम है यहाँ तक का, तो इसको लिख सकते हैं n1 x1 बार, तो इसकी जगह n1 x1 बार लिख लिया। इसको क्या लिख सकते हैं, n2 x2 बार लिख सकते हैं, इसको n2 x बार लिख लिया, n1 प्लस n2 हो गया फार्मूला। ठीक है कंबाइंड का। तो कंबाइंड का जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या है कि
या तो कंबाइंड पूछ सकता है आपसे, या सब चीज दे देगा, x1 तो पूछ लेगा, यानी कोई एक चीज आपसे पूछ लेगा, बाकी सब चीज दे देगा। तो बहुत सारे के न्यूमेरिकल इसे बन सकते हैं कंबाइंड मीन के ऊपर। तो ऐसे ही कंबाइंड वेरिएंस है, तो कंबाइंड वेरिएंस के ऊपर ही क्वेश्चन है, और एक बार ही आया अब तक ये क्वेश्चन, कंबाइंड वेरिएंस का ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया कि डेटा दे दिया उसका कंबाइंड वेरिएंस पूछा हुआ है। तो कंबाइंड वेरिएंस का फार्मूला क्या है, n1, वहां पे क्या था, n1 x1 बार था, है ना, n2 x2 बार था, और डिवाइड था n1 प्लस n2, अगर दो ग्रुप है। तो यहाँ पे भी क्या है, n1 सिग्मा 1 स्क्वायर, n2 सिग्मा 2 स्क्वायर, nk सिग्मा k स्क्वायर अपॉन n1 n2 nk, लगभग उस जैसे ही है, पर इसमें एक फैक्टर और जुड़ रहा है, d1 स्क्वायर। तो n1 समेश सॉरी ब्रैकेट सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर। अब d1 क्या है, n2 सिग्मा 2 स्क्वायर, d1 है डेविएशन, किससे, कंबाइंड मीन से पहले वाले का डेविएशन, यहाँ पे दिया हुआ है, कंबाइंड मीन से पहले वाले का डेविएशन, फिर दूसरे वाले का डेविएशन, तीसरा, यानी इसका मतलब अगर आपने कंबाइंड वेरिएंस निकालना है तो कंबाइंड मीन तो निकालना ही पड़ेगा। कंबाइंड मीन निकाल के तब हम कंबाइंड इस फॉर्मूले में रख के कंबाइंड वेरिएंस निकाल सकते हैं। तो ये दिया हुआ है, सपोज सीरीज ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, तो n तो हो गया हमारा 100, हैज मीन 50, कंबाइंड सीरीज की बात हो रही है, अब इसने ये नहीं कहा कि दो सीरीज में है, तो हम इसको मीन कर सकते हैं 50, एंड वेरिएंस 20, वेरिएंस है 20, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से, सिग्मा स्क्वायर पढ़ेंगे हम इसको 20। एक जस्ट मेरा फोन आ रहा है, देखते हैं। हाँ सर, ना 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 सर, वो क्वेश्चन पेपर नहीं आया, तो नया बात हो रही है, वेबसाइट पे मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर। हाँ, अच्छा, तो मैं उसमें जो वैसे आता होगा जिस पर डाउनलोड करते हैं ना, प्राइवेसी वाला, सेफ्टी वाला आता होगा पे। हाँ, हम्म, 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 हम्म। चलो मैं देख लूंगा, नहीं तो पुराने पेपर तो हमारे पास है भी साइंस के ना। हाँ, ठीक है, मैं कल कल जाके फिर मैं पेपर देखूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक, हम्म, 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 मुझे भी याद नहीं। हाँ बिल्कुल।
चलिए, तो फिर हम कहाँ थे जस्ट, यस। तो क्या दिया हुआ है आगे, सपोज सीरीज ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल टू 100 हैज ए मीन 50, मीन 50 हो गया, एंड वेरिएंस 20 20 हो गया। अनदर सीरीज ऑफ, ओ अनदर सीरीज कहा है इसने, तो जस्ट वी हैव टू राइट एज n1 x1 बार एंड सिग्मा 1। अनदर सीरीज ऑफ 200 ऑब्जर्वेशन, तो जस्ट वी राइट टू n2 इज इक्वल टू 200 हो गया भाई, एंड has mean x2 bar is 80 and variance is sigma 1 square is equal to 40. Then what is the combined variance of the given series? So first of all we have to find out the combined mean. Combined mean का फॉर्मूला आपने पता ही है, n1 x1 bar plus n2 x2 bar upon n1 n2, ये combined mean आ गया। t1 फर्स्ट मीन में से कंबाइंड मीन मैच कर दिया, सेकंड मीन में से कंबाइंड मीन मैच कर, t1 t2 आ गए, एंड देन राइट द फॉर्मूला। ठीक है, तो आप ये कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने बता दिया, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ऐसे ही आप फार्मूला मॉडिफाइड कर सकते हैं, जो वो फार्मूला था उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो दिस आर द आइडेंटिटी पढ़ लेंगे। रूट मीन स्क्वायर डेविएशन और मैं कहूँ स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग सेम ही है, बस स्टैंडर्ड डेविएशन को तो हम कोरस्पोंडिंग मीन निकालते हैं, और यहाँ पे हमने एज्यूम, कोई भी आप कुछ भी ले सकते हो जो आपकी इच्छा करे, मीन स्क्वायर डेविएशन बाकी सब सेम है, जो वहां प्रॉपर्टी थी सेम है, बस यहाँ ले लेते। A is called the assumed mean। अब जैसे कोएफिशिएंट टू क्वाड्रेंट पढ़ा, तो वो था Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1, जैसे तो आपने मैक्सिमम माइनस मिनिमम था और प्लस कर दिया नीचे मैक्सिमम प्लस ये। तो ऐसे ही अगर हम वेरिएंस के ऊपर ऐसा निकालना चाहें जो इंडिपेंडेंट हो यूनिट से, तो फॉर दैट वी यूज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द सिग्मा अपॉन x बार इनटू 100। सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन, x बार इज मीन, एंड इट इज जनरली इट इज रिप्रेजेंट एज अ परसेंटेज, तो 100। तो दिस इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के ऊपर एक क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आ जाता है। तो देखिए क्या है, सपोज बैट्समैन ए, चलिए, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जनरली यूज होता है कि जो डेटा हमारा है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है, तो जनरली हम उसके लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज करते हैं। तो कंसिस्टेंट है या नहीं है, कंसिस्टेंट मतलब अगर दो सीरीज की कंपैरिजन करनी हो कि विच सीरीज इज मोर कंसिस्टेंट, तो हम उसका खाली वेरिएंस की कंपैरिजन ना करके हम उसके कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की कंपैरिजन करेंगे, और जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा तो हम कहेंगे कि ये मोर कंसिस्टेंट है ना। तो फॉर दैट जनरली मैं एग्जांपल बताऊं आपको, ये एग्जांपल है भी, थोड़ा सा उसको एलोबरेट कर देते हैं कि मान लीजिए आपके पास दो बैट्समैन है, बैट्समैन ए है और बी है। जो ए है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि उसके जो मार्क्स हैं, मतलब जो उसके क्या कहते हैं रन्स हैं डिफरेंट इनिंग्स में, डिफरेंट मैचेस में, वो है 0 100 50 है ना, 0 100, ये उसके रन है, जो 100 को 10 भी कर सकते हैं, तो दिस आर द रन ऑफ द, या इसको 120 भी कर सकते हैं। और जो दूसरा हमारा बी है, उसके हैं 50 52 45 एंड दिस विल बी द 50 ऑल। तो पूछा था कि इसमें से बेटर बैट्समैन कौन सा अच्छा है, बैट्समैन और मोर स्टेबल कौन सा है, और रनर कौन सा ज्यादा बेटर है। तो रनर के लिए तो हम जनरली मीन निकाल के देखते हैं कि जिसका मीन ज्यादा होगा वो ज्यादा अच्छा बैट्स रनर होगा। और अगर स्टेबल की बात करें तो स्टेबल जो है उसके लिए हम निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी हमें अगर आप वैसे भी देखें तो स्टेबिलिटी की बात की जाती है कि जो डेटा है वो सारा लगभग सेंटर के आसपास ही मूव कर रहा है ये वाला डेटा, पर अगर हम इसकी बात करें तो ये डेटा जो है बहुत ज्यादा स्कैटर्ड ज्यादा आ रहा है, तो ये अच्छा बैट्समैन नहीं, स्टेबल नहीं है। ये बैट्समैन तो है कि भाई 100 ही मार देता है और 120 तक चला जाता है, पर ये 0 पे भी आउट हो जाता है, तो इट इज नॉट स्टेबल, बट इट इज स्टेबल। ये लगभग हमारा 40 या 50 के बीच में मार्क्स बना है। तो फॉर दैट अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसके लिए निकालेंगे, यहाँ पे लिखा भी है, सॉरी लिखा हुआ है, इफ वी कंपेयर द टू डेटा सीरीज, द डेटा हैव द स्मॉलर नहीं, व्हेन शुड फॉर एग्जांपल 10 10 10 0 एंड
इसमें नहीं है। अच्छा, एक बात और बतानी थी मुझे, क्या वेरिएंस नेगेटिव हो सकता है? वेरिएंस नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं सर, वेरिएंस नहीं। नेगेटिव नहीं होगा ना, क्योंकि स्क्वायर का सम है, स्क्वायर का मीन है ना। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी फिर? 1 जीरो सर। 0 है ना। तो वेरिएंस 0 हो सकता है, और 0 किस केस में होगा? अगर सभी ऑब्जर्वेशन सेम होंगी वैल्यू तो, सेम है होंगी। ना। तो उसमें तो है ही नहीं डेविएशन बिल्कुल भी, सब वैल्यू सेम है, तो वहां पे वेरिएंस 0 होगा, अदरवाइज वेरिएंस जो है वो पॉजिटिव होगा। अच्छा, इसमें जो एक क्वेश्चन और आता है, चलिए अब हम बात करते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल की। वो भी शायद यहाँ बात नहीं करी गई है, चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल की बात हुई है कि कहीं पे? नहीं बात हुई है, वो भी जरूरी है करनी है आप लोगों से। नहीं है इसमें चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल। तो जैसे हमने मीन में देखा था कि भाई अगर हम हर ऑब्जर्वेशन को 10 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा मीन क्या हो गया था? मीन कितना हो जाएगा अगर हम हर ऑब्जर्वेशन को 10 से डिवाइड कर देंगे? सर डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। तो क्या स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होगा, या मैं कहूँ वेरिएंस में क्या होगा? क्या हर ऑब्जर्वेशन को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो वेरिएंस क्या 10 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं, सॉरी, 1 नहीं, 2 3 नो सर। नहीं, वेरिएशन नहीं होगा। देखते हैं। सेकंड, अगर हम हर ऑब्जर्वेशन में से कुछ लेस कर दे तो क्या वेरिएंस, जैसे हाँ मैं 20 लेस कर दूं सब में से, तो कितना होगा? -10 0 10 तो मीन भी बदल जाता है, क्या वेरिएंस बदलेगा? आप इस डेटा को, इस डेटा को देख के देखो, क्या वेरिएंस बदल रहा है, बदलेगा? अब भी डिफरेंस कितना है? सेंटर तो 10 है मेरा, 0 सॉरी, तो वेरिएशन कितना आ रहा है? सर इसमें वेरिएंस बदल ऑब्जर्वेशन रहा देखो 10 ही है, आ बदल रहा रहा है। है सर। वेरिएंस बदल रहा है, नहीं सर, वेरिएंस नहीं बदल रहा है, डिफरेंस है ना, सेम है। सेम ही रहेगा। यानी अगर मैं डेटा में से कुछ लेस करता हूं तो मेरा वेरिएंस चेंज नहीं होगा, है ना। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। दिख भी रहा है डेटा में, देखो आप भी, यहाँ का डिफरेंस कितना था? 10 10 का था, तो यहाँ भी डिफरेंस 10 का ही है, यहाँ भी डिफरेंस 10 का ही है ना। तो अगर हम डेटा में से कुछ लेस करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर आपको डेटा कुछ बड़ा दिखाई दे रहा है, मैंने डेटा आपको ये दे दिया 100 110 और 150, तो फिर उसका मीन निकालूंगा, स्क्वायर करूंगा तो थोड़ा टफ हो जाएगा, तो मैं 100 भी लेस कर सकता हूँ, तो मेरी जो डेटा बन जाएगा 10 और 50 इस तरह से। मैं तो इसका जो वेरिएंस होगा वो इसके इक्वल होगा, हम लिख देंगे, क्योंकि चेंज वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। बट स्केल से क्या होगा? तो स्केल से तो आपको दिखाई दे रहा होगा डिफरेंस आ रहा है। यहाँ तो 10 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस हो गया, तो कितना डिफरेंस कम हुआ है? सर 10 का डिफरेंस कम हो गया, सेम जैसे मीन में था। तो ऐसे ही ये जो अगर हम इसका ओरिजिन सॉरी स्केल चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, तो वेरिएंस उतना ही डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि इफ वी सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम द डेटा, ये डेटा दे दिया आपको, सपोज करो मैंने कौन सा डेटा दे दिया आपको, ये डेटा दे दिया, इफ वी सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन, व्हाट विल बी द वेरिएंस ऑफ द डेटा? या मैं कहूं दूसरे शब्दों में कहूं कि इफ द वेरिएंस ऑफ द डेटा इज सपोज 2 and we subtract the 5 from each observation, then what will be the variation of the new data? तो again कितना रहेगा वो? 2 ही रहेगा, कोई रहेगा। but ऐसे ही if we divide each observation by 4, तो what will be the standard deviation of the data? तो standard deviation again क्या होगा? वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कहीं था तो यार, होना तो चाहिए भाई, कहाँ है? होना तो चाहिए। चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल तो बताना, तो मुझे याद नहीं है कहाँ है, मैंने लिखा था क्या? नहीं है। तो ये हमारी सेकंड यूनिट हो गई है, अब हम थर्ड यूनिट पे चलते हैं। सर जो चेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट और कंबाइंड मीन जो इसमें नहीं गिवन है डिटेल में, तो क्या आप वो शेयर कर देंगे जो आपके हाँ, पास मैं अवेलेबल कर दूँ, मैं कर। ओके सर, थैंक यू। ओके, चलिए तो लेते हैं यूनिट नंबर 3, दिस अगेन मोमेंट्स। इसका भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है 5 से 6 मार्क्स का।
तो आप इसे भी अच्छी तरह देख लीजिएगा। मोमेंट्स देखिए, अभी हमने मीन पढ़ा, फिर पढ़ा हमने मीन से अगर डेटा में डेविएशन कम था तो खाली मीन भी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव था डेटा का, पर डेविएशन बढ़ते ही हमने कहा कि भाई उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी मेजर करो और दोनों को बताओ कि इस डेटा का मीन ये है और स्टैंडर्ड डेविएशन ये है या मेजर डिस्पर्जन ये है। तो अगला मेथड आता है मोमेंट्स। तो मोमेंट्स भी प्रोवाइड द सम इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा, एंड जनरली जो मोमेंट्स है वो आगे दो मेजर और पढ़ेंगे हम, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, जनरली उसको निकालने के लिए काम आता है जनरली। ओके, तो मोमेंट्स जो है, जो अदर कैरेक्टरिस्टिक होंगी स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, वो भी हमारे लिए जरूरी है पढ़ना उनको, कि डेटा ठीक है, एक डेटा हो सकता है जिसका मीन भी सेम हो, वेरिएंस भी सेम हो, पर फिर भी उसकी जो शेप है, जो डेटा में ऑब्जर्वेशन है, वो डिफरेंट हो सकती है। जैसे मैं आपको बताऊं अभी, चलिए मैं डेटा को प्लॉट कर देता हूँ, शायद आप इस प्लॉट को जानते भी होंगे, तो क्या है पर्टिकुलर का नाम है। से तो जब डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं कि सब निकालते हैं ये चलिए, ये एक डेटा है और एक डेटा इन डेटा का दोनों का ये कर्व, तो आप थोड़ा मेरे से मतलब मैं माउस से प्रॉपर नहीं बना पाया, इट इज द कर्व फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो और ये थोड़ा सा क्या हो रहा है कि इसकी टेल जो है एक साइड में बहुत लंबी जा रही है, तो इट इज स्क्यूड कर्व। इसका मीन और वेरिएंस, इसका मीन और वेरिएंस सेम है दोनों का। इसका मीन अगर मैं कहूँ 10 है तो इसका मीन भी 10 है, इसका वेरिएंस 5 है, इसका भी 5 है, पर यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐसे जा रहा है, तो यानी कुछ और भी है जिसको हमें पढ़ना पड़ेगा। और एक दूसरा होता है इस तरह का डेटा कि मीन और वेरिएंस तो सेम होता है, पर थोड़ा वो पीक होता है दूसरे वाला। तो दिस अगेन यहाँ पे भी थोड़ा डेविएशन हो रहा है, ये तो थोड़ा पीक है, तो दिस तो और that we use the media moments। तो moments की हेल्प से हम both the methods हम फाइंड आउट करते हैं। तो moments क्या है? moments वर्ड कहीं और भी सुना होगा आपने, कोई बता सकता है साइंस का स्टूडेंट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, गुड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पर उससे इसकी कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। चलो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है आपने फिजिक्स में। सर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो होता है हाँ, सर, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पढ़ेंगे अभी जब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, तो देन वी स्टडी द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, कि हम मोमेंट्स को क्या एक रेक्रेंस रिलेशन की हेल्प से भी हम जनरेट कर सकते हैं, पर वो डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है डिस्ट्रीब्यूशन का, जब आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। और ये डेटा से है कि किस तरह से आप डेटा से आप यू कैन फाइंड आउट द मोमेंट्स। तो देखिए, मोमेंट्स हम यहाँ पे 3 तरह के मोमेंट्स पढ़ेंगे। एक है रॉ मोमेंट, सेकंड है मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, moments about any point, and third है moments, central moments, central moments, central moments या moments about mean, moments about mean। तो 3 तरह के हैं, raw moments और moments about any point और ये। तो मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट का मतलब है कि हम जो डेविएशन लेंगे वो किसी एक पॉइंट से ले लेंगे, और जो यहाँ पे लेंगे सेंट्रल मोमेंट्स, जो डेविएशन लेंगे वो मीन से लेंगे। बस दोनों में ये डिफरेंस है। अगर मीन को हम किसी और पॉइंट से लेते हैं तो दिस इज कॉल्ड द मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट, और अगर हम मीन ही रखेंगे तो पहले पढ़ते हैं रॉ मोमेंट्स। तो रॉ मोमेंट्स में हमारा जो डेटा था x1 x2 एंड सो ऑन, उसका मीन ही लेना है, ठीक है। तो अगर μ1 मोमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे μ1 μ2 μ3 μ4 एंड सो ऑन। अगर मोमेंट्स अबाउट मीन है तो हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, अबाउट रॉ मोमेंट्स हो या मोमेंट्स रॉ मोमेंट्स या मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, तो उनको हम डैश से इंडिकेट करते हैं। तो अगर डैश लगा हुआ है तो इसका मतलब वो रॉ मोमेंट्स हैं या मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट है, और अगर डैश नहीं लगा है तो दीज आर कॉल्ड सेंट्रल मोमेंट्स। तो अगर हम रॉ मोमेंट्स पढ़ रहे हैं तो सिंपल वो मीन ही है, बस क्या करना है, अगर आपको μ1 निकालना है तो हमें पावर 1 रखनी है वैल्यूज की और उनको एड अप करना है। तो दिस इज द मीन,
अगर आपने म्यू टू निकालना है तो आपको पहले हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उसका मीन निकालना पड़ेगा। अगर आपने थर्ड निकालना है तो पहले हर ऑब्जर्वेशन का क्यूब करना पड़ेगा, फिर उसका मीन निकालना पड़ेगा। तो दीज आर द रा मूवमेंट्स। अब मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, सिंपल ही है बहुत। तो ये अबाउट एनी पॉइंट है। अगर एनी पॉइंट लेना है तो हर वैल्यू में से हमें पहले ए लेस करना पड़ेगा, जो भी आपने ए माना है 5 10 जो भी है, और फिर उसका मीन लेना पड़ेगा। तो मीन ले लिया। अगर सेकंड है तो फिर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर मीन लेना पड़ेगा। थर्ड है तो उसका क्यूब करना पड़ेगा, फिर मीन लेना पड़ेगा। फोर्थ है तो जनरली हम फोर्थ मोमेंट्स ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो आगे हम मेथड पढ़ने वाले हैं जिसके लिए मोमेंट्स पढ़ रहे हैं वो फोर्थ तक हमारे उनका जो मेथड है उनमें 4 ही मोमेंट्स यूज होते हैं। तो जनरली हम 4 ही मोमेंट हम पढ़ेंगे। तो आर भी निकाल सकते हैं, 5 भी निकाल सकते हैं। तो जनरल फार्मूला है, अगर आप फिफ्थ निकालेंगे तो इसकी पावर फिफ्थ कर देंगे, अगर आप सिक्स निकालेंगे तो इसकी पावर सिक्स कर देंगे। तो सिंपल ही है, बस क्या करना है आपने कि यहाँ पे अगर आप मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट निकालने हैं तो डेविएशन लेना है एनी पॉइंट से। अगर सेंट्रल मोमेंट्स निकालने हैं तो डेविएशन लेना है आपको सेंटर से, यानी मीन से लेना है। ये हमारे वो है। तो एक्स बार माइनस सॉरी एक्स आई माइनस एक्स बार का क्यूब कर दिया। फोर्थ निकालना है तो इसकी पावर 4 ले ली। और अगर आपने रा मोमेंट्स निकालने हैं, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, तो इसको ए को 0 मान लेना है। तो क्या हो जाएगा, μ1 हो जाएगा। दिस सॉरी अनग्रुप्ड के लिए देख लेते हैं पहले। तो ये हो गया। अगर आपने μ2 निकालना है तो इसका स्क्वायर का n कर दिया। क्यूब निकालना है तो सेम ही फार्मूले हैं, बस ओरिजिन में यहाँ पे 0 ले लेंगे। जनरल फार्मूला तो बना हमारा, क्या बना कि एक्स आई माइनस ए, अगर rth मोमेंट निकालना है तो पावर r और उसका मीन। तो मीन का मतलब इन सबको ऐड करो, डिवाइड बाय दिस। तो ये हो गया मेरा म्यू आर डैश। अगर ओरिजिन से निकालना है तो a को आप 0 रख दो। अगर मीन से निकालना है तो आप x को x बार, a को x बार रख दो। सारे फार्मूले बन गए आपके। तो ये मीन ही है, यहाँ पे भी देखो फिर अगेन मीन ले रहे हैं, तो जो काम मीन में किया था वो यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर डिस्क्रीट तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो पहले मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब मोमेंट्स की रिलेशनशिप देखते हैं अदर से। तो अगर हम यहाँ पे देखें, रॉ मोमेंट को देखें, तो रॉ मोमेंट क्या बना हमारा कि भाई ए को 0 रख दिया तो क्या हो गया, समेशन एक्स आई हो गया और डिवाइड बाय एन। तो ये तो मीन वाला फॉर्मूला बन गया भाई, ये तो मीन बन गया। तो इसका मतलब मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, फर्स्ट मोमेंट ऑफ ओरिजिन किसके बराबर होता है, मीन के बराबर होता है। और अगर हम मोमेंट सेंट्रल मोमेंट को देखें तो ये वाला देखें सेकंड मोमेंट, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया है, देखो डेविएशन का स्क्वायर करके मीन लिया था हमने, वो था वेरिएंस। तो म्यू2 हमारा वेरिएंस के बराबर होता है। ओके, तो इस तरह से दो रिलेशन तो है, आगे और रिलेशंस बनेंगी। तो निकालना तो आसान ही है इनको। अब इनका कन्वर्जन है कि भाई रिलेशन बिटवीन मीन और आर्बिट्रेरी पॉइंट। अगर हमारे पास आर्बिट्रेरी पॉइंट से दिए हुए हैं मोमेंट्स, तो क्या हम उनको मीन में कन्वर्ट कर सकते हैं या सेंट्रल मोमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या सेंट्रल मोमेंट्स में दिए हुए हैं तो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स पे कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला डॉक्यूमेंट में है ही, अगर आप चाहें तो इनको याद भी कर सकते हैं। ये मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट का हो या ओरिजिन का हो। तो अगर आपके पास ये है तो आप बिना डैश वाला, तो वो होगा म्यू2। देखिए म्यू1 कितना होगा, म्यू1 देखते हैं कितना होगा। तो म्यू1 के लिए कितना होगा कि हर रिलेशन निकालो किससे, क्योंकि बिना डैश का है तो सेंट्रल है तो मीन से निकालना पड़ेगा। तो एक्स आई एक्स बार, ये डेविएशन, इसका सम कर दो और फिर मीन ले लो, हो गया। पर ये है, ये तो पड़ी है प्रॉपर्टी ऑफ मीन में कि अगर हर वैल्यू में मीन करें तो जीरो है। तो इसका मतलब क्या, तो म्यू2 से स्टार्ट किया इसने। तो म्यू2 होगा म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश का स्क्वायर, और म्यू3 होगा म्यू3 डैश माइनस 3 म्यू2 डैश म्यू1 प्लस दिस और दिस। तो आप इन्हें चाहें तो बस याद क्या करेंगे, फॉर्मूला बुकलेट में अवेलेबल है ही, वहां से कर लीजिएगा। तो ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिनल फैक्टर इसकी जरूरत नहीं है हमें करने की, क्योंकि ये कोई ऐसा मीनिंगफुल नहीं है। इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ये भी छोड़ रहा हूँ फिलहाल। फिलहाल मैं मेन आता हूँ क्वेश्चन किस तरह का आता है इस पे। वो क्वेश्चन भी शायद है क्या यहाँ पे जो एग्जाम में, यस ये वाला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। मैं से बात करूंगा अभी। तो इसमें पहले बीटा 1 बीटा 2 भी है, पहले इनसे बात कर लेते हैं फिर बात हैं हम लोग। यस, तो चलिए पहले मैं और आगे बात करता हूँ।
तो ये तो जस्ट फार्मूले हो गए हमारे। तो फार्मूले तो मैंने कहा कि फार्मूला बेस पे तो कुछ भी नहीं आता एग्जाम में, तो आप जस्ट इसे स्किप ही कर सकते हैं। और अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया होगा तो मेरे ख्याल से एक फार्मूले से सारे फार्मूले आप बना सकते हैं। ओरिजिनल स्केल का इतना इसमें मैटर नहीं, तो मैं छोड़ रहा हूँ। अब आता है शेफर्ड करेक्शंस फॉर मोमेंट्स। तो जनरली जब हम कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि ये इंटरवल की फॉर्म में होते हैं। 0 से लेके 10, 10 से लेके 20 और 20 से लेके 30, 30 से 40, जो भी कुछ इंटरवल है और उनकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। तो मैंने पहले ही पूछा था कि क्या ये फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं किस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी है, कौन सी रिपीट हो रही है? 2। 0 से 10 बता सकते हैं क्या वैल्यू रही होगी? नहीं बता सकते ना। नहीं बता सकते। पर हम क्या कहते हैं भाई, सेंटर निकाल लो। एक्स को हम सेंटर कह देंगे, तो यानी 5। तो हम 5 की फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 2 है, और यहाँ 15 की फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 5 है, और यहाँ 2 है। पर ऐसा एक्चुअल में तो नहीं है ना। नो। तो सेफर्ड ने कहा कि भाई अगर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, हम मान लेते हैं इसको, तो कुछ हमें करेक्शन करनी चाहिए जब आप मूवमेंट्स पढ़ते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के। तो उन्होंने कहा कि म्यू2 तो ठीक है, म्यू1 तो 0 है ही। म्यू2 में आपको ये करना पड़ेगा, म्यू2 माइनस h² अपॉन 12। h क्या है? विथ है क्लास इंटरवल की। जैसे आपकी 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ भी 10 है, 10 10 10। तो आप नहीं करेक्शन, म्यू3 सेम ही आ जाता है। और म्यू4 में की जो करेक्शन होगी, म्यू4 माइनस h² म्यू2/2 और 7/40 h²। तो कभी वैसे तो क्वेश्चन आया नहीं इसका सेफर्ड करेक्शन का, पर जस्ट आपके इसमें दिया हुआ है तो चेक कर, इससे हम चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन। ये भी आप छोड़ सकते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो आप ये छोड़ सकते हैं। अब आता है ये आगे पढ़ेंगे हम पियर्सन बीटा एंड गामा कोफिशिएंट। पियर्सन ने कुछ कोफिशिएंट्स दिए जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूजफुल होंगे स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस के लिए आल्सो। तो दे आर द बीटा 1 को उसने बताया म्यू3² अपॉन म्यू2 क्यूब। तो म्यू3 क्या है? सेंट्रल मोमेंट्स हैं। तो बीटा 1 अगर निकालना है तो म्यू3 निकालना पड़ेगा आपको, म्यू2 निकालना पड़ेगा। तो बीटा 1 दिया तो 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 सर आपकी वॉइस ना थोड़ी ब्रेक हो रही है। एक बार ये जो बेटा वाला है ये एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके ओके। कोफिशिएंट पियर्सन 2 कोफिशिएंट दिए बीटा एंड गामा, और बीटा को डिस्कस किया कि बीटा इज इक्वल टू म्यू3² अपॉन म्यू2 क्यूब, और म्यू3 आप जानते हैं सेंट्रल मोमेंट्स हैं। तो अगर मैं बात करूं तो बीटा 3², तो ये कैसे क्वांटिटी होती है कि नहीं? सर आवाज फिर चली गई। फिर चली गई, क्यों जा रही है भाई आवाज? एक मिनट में देखूं, इंटरनेट तो सही चल रहा है। अब कुछ आ रही है क्या? बेटर है? यस सर। यस सर। नो। हाँ जी सर बेटर है। हाँ, तो म्यू3² कैसी क्वांटिटी होगी? म्यू3² जो यहाँ बनी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव। और म्यू3³ सर नेगेटिव भी हो सकती है, कैसा है? पॉजिटिव भी हो सकती है। ऊपर वाली ना या नीचे वाली? ऊपर वाली बताओ नीचे पहले। वाली। ऊपर वाली से पॉजिटिव। सर पॉजिटिव होगी। और नीचे वाली? सर सर कैन बी दोनों हो सकती है। पॉजिटिव और नेगेटिव। बिकॉज कैन बी क्यूब है नेगेटिव। सर। म्यू2 है क्या पहले देख तो लें। बताओ म्यू2 का फार्मूला। होल स्क्वायर। अच्छा सर नहीं, ये पॉजिटिव ही होगी सर, पॉजिटिव होगी सर। तो ये पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव है ना? वेरिएंस। यस सर, यस सर। वेरिएंस, यस वेरिएंस। तो ये पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव। तो इसको करने के लिए उन्होंने क्या कहा, इसका स्क्वायर रूट ले लो भाई, और बाहर पॉजिटिव नेगेटिव डाल दिया। तो अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? नीचे वाली तो हमेशा क्वांटिटी पॉजिटिव होगी ही, तो आप जानते ही हैं। और स्क्वायर रूट लेने पे यहाँ पे आ गया म्यू3। म्यू3 हमारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी। तो अगर म्यू3 पॉजिटिव है तो हम ले लेंगे, अगर नेगेटिव तो नेगेटिव ले लेंगे। तो गामा
वो आगे चैप्टर में आएगा। और दूसरा बनाया इसने मेजर ऑफ बीटा 2, मेजर कर्टोसिस है क्या, बाद में बात करेंगे। बीटा 2 को बनाया μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। तो μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर ये पॉजिटिव है ही और ये पॉजिटिव ही आएगा, पर जनरली इसकी जो वैल्यू है वो 3 से हम कंपेयर करते हैं 3 से, और यहाँ हम कंपेयर कर सकते हैं या ओके चलो मैं इस बारे में बात करूंगी, क्योंकि मेरा कंसेप्ट समझोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल हम बस ये सीख लेते हैं कि बीटा 1 का और गामा 1 का ये है, बीटा 2 का ये फॉर्मूला है, गामा 2 का ये फॉर्मूला है। क्यों कर रहे हैं इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो दीज आर द कॉल्ड द पियर्सन कोएफिशिएंट व्हिच आर डिपेंड ऑन द मोमेंट्स, और वो भी कौन से सेंट्रल मोमेंट को जबकि सर वॉइस कट रही है। उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं सर करना है, सम आवाज करना कट रही है है सर और आपकी। डिवाइड फैक्ट्री है। हाँ सर। क्या कर सकते हैं फिर, यानी इंटरनेट शायद लग रहा है मुझे कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम है, तभी ये अब ठीक आ रही है। यस सर। हाँ, अभी तो सही आ रही है सर, बीच में क्रैक हो जाती है। चलो मैं धीरे धीरे बोलता हूँ फिर, है ना। तो सर आप अपना वीडियो बंद कर सकते हो, आपने कैमरा ऑन कर रखा है ना जो, उसको बंद कर सकते हो और स्क्रीन शेयरिंग चालू रखो। अच्छा ओके, तो उससे शायद क्रैकिंग कम होगी। अब ठीक है। यस सर। चलो तो हम बात कर रहे थे कि उसके लिए भी बीटा 1 बीटा 2 के लिए भी हमें चाहिए सेंट्रल मोमेंट चाहिए। तो मैंने कहा सेंट्रल मोमेंट्स निकालने थोड़े टफ होते हैं, क्योंकि इसमें हम डेविएशन लेते हैं। किससे डेविएशन लेते हैं? मीन से डेविएशन लेते हैं। तो उसका स्क्वायर करेंगे, डेविएशन हो सकता है पॉइंट्स में आए, कुछ भी है तो थोड़ा टफ हो सकता है अगर थर्ड मोमेंट्स निकालते हैं। तो जबकि जो मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन है वो बड़ा आसान है कि आपको खाली सम ही करना है, चाहे जो भी ऑब्जर्वेशन दी हुई है। ओके तो हम पहले मोमेंट ऑफ सेंट्रल मोमेंट्स निकाल लेते हैं, फिर उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सॉरी, पहले हम सिंपल रॉ मोमेंट्स निकाल लेते हैं और फिर उसको कन्वर्ट कर लेते हैं उसमें क्या कहते हैं अबाउट सेंट्रल मोमेंट्स में, जो हमने फार्मूले ऊपर पढ़ के आए थे हम, द रिलेशनशिप बिटवीन द मोमेंट्स, यस ये वाली रिलेशनशिप, इन पे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो μ1 तो मोमेंट्स अबाउट सेंट्रल मोमेंट्स हम यहाँ से निकाल लेते हैं मीन। ये सेफर्ड करेक्शन हम तभी लगाएंगे जब कहेगा क्वेश्चन में। ऐसा नहीं कि हमने क्वेश्चन करा और सेफर्ड करेक्शन करके हमने उनको करेक्ट कर लिया, नहीं। जब तक आपको नहीं कहा जाए तो सेफर्ड करेक्शन नहीं लगाएंगे आप सिंपल डेटा से करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये जनरली नहीं आते एग्जाम में, मैंने पहले ही बताया था कि इस तरह क्वेश्चन हम जनरली नहीं पूछते। तो ये तो आप करें ना करें आपकी इच्छा है। तो हम पर जो क्वेश्चन इसमें से आया वो ये क्वेश्चन है, और भी तरह क्वेश्चन है मैं आपको दे दूंगा। द फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 5 ऑफ अ वेरिएबल आर 1, 10, 20, 25, फाइंड द सेंट्रल मोमेंट्स एंड बीटा 1 बीटा 2। इस क्वेश्चन को और भी बना सकते हैं, फाइंड द मीन, वेरिएंस, बीटा 1 बीटा 2, गामा 1 गामा 2, इस तरह क्वेश्चन भी फॉर्मेट हो सकता है। तो अब इनकी हेल्प से हमें ये सब चीजें निकालनी है। तो पहले क्या गिवन है उसका यूज करते हुए हम बाकी चीजें निकालेंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 5। तो क्या दिया हुआ है, कोई बता सकता है? मोमेंट्स, रॉ मोमेंट्स दिए हुए हैं, मोमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट्स दिए हुए हैं, या मोमेंट्स अबाउट मीन दिया हुआ है? मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट है सर, एनी पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, इट इज क्लियर। तो एनी पॉइंट दिया हुआ तो फार्मूला एनी पॉइंट का लगाते हैं। तो क्या है, पहले μ1 से स्टार्ट करते हैं भाई। तो μ1 डैश से इंडिकेट करते हैं इसको, तो वो होगा, बताएं कोई फार्मूला? μ2 स्क्वायर बाय μ2। हाँ, μ1 डैश का फार्मूला सॉरी xi माइनस x बार का स्क्वायर समेशन माइनस a का होल स्क्वायर 1 बाय सिग्मा 1 बाय सिंपल है, ठीक है ना? यस सर यस। चलो ये दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है ये दिया 5 नहीं μ1 1 दिया सर, a 5 है। ओके हाँ राइट, ठीक है, तो 1 दिया हुआ है। कितनी ऑब्जर्वेशन है पता है? 4 ना, सॉरी 1 वेरिएबल आर 1, 2, 10, 20 एंड 25। कितनी ऑब्जर्वेशन है पता है क्या? वेरिएबल है, ऑब्जर्वेशन तो नहीं है। कोई बात नहीं,
चलो समेशन अंदर ले जाए। माइनस समेशन 5 बार आ जाएगा 1। ठीक है, ये क्या बन गया सर x बार x बार 1 इज इक्वल टू x बार हो गया। यस सर। और ये कितना हो गया, 5 को n बार ऐड कर रहे हो, क्या आएगा 5n 5, n से n कैंसिल हो गया 5, तो मीन कितना आ गया 4 6 तो मीन तो आ गया 6। तो अगर आपसे पूछता मीन निकालो तो आप ऐसे निकाल सकते थे। ठीक है, अब पूछा है इसने वेरिएंस पूछा है, तो वेरिएंस किसके बराबर होता है, आपको पता ही है वेरिएंस μ2 के बराबर होता है। जी यस सर। μ2 का फार्मूला चाहिए हमें इनकी फॉर्म्स में डैश वाले की, तो ये फार्मूला था μ2 माइनस μ1 डैश का स्क्वायर। तो आपको μ2 भी पता है, μ2 डैश कितना है, μ2 डैश 10 है, μ1 पता है आपको कितना है 1 है, तो इट इज 9। तो वेरिएंस कितना हो गया 9। अब आपने μ3 निकालना है क्योंकि β1 β2 निकालने पड़ेंगे। तो μ3 कितना होता है, वो होता है μ3 डैश माइनस 3 μ2 डैश इंटू μ1 डैश और प्लस μ1 डैश का क्यूब। तो सब चीजें पता है, μ3 भी निकल जाएगा, ऐसे आप μ4 निकाल लोगे। और β1 β2 निकालना है तो β1 आप जानते हैं कितना होता है, β1 इज इक्वल टू μ3 माइनस μ3 स्क्वायर यस सर क्यूब है ना, और β2 पता है आपको कितना होता है, β2 होता है μ4 माइनस μ3 अपॉन μ2 का स्क्वायर। मैंने तो ऐसे याद रखे थे, हमारे पे फॉर्मूला एप्लीकेबल 6 है, यहाँ पे देखो 3 6 3 6, यहाँ 4 है तो 2 4 है ना। तो वो गामा बता रहे आप है ना, गामा 1 बताया आपने, हाँ यस सर बीटा स्क्वायर रूट ऑफ β1 है ना प्लस माइनस करके, और गामा 2 है हमारा β2 माइनस 3। तो दिस आर द फार्मूले। तो आप ऐसे लगा के मीन भी निकाल सकते हो, वेरिएंस भी। इसके और भी कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, मैं वो आपको शेयर कर दूंगा, तो इसमें से आप ये कर सकते हैं। ये तो सिंपल कैलकुलेशन, ये जनरली एग्जाम में नहीं आती तो आप छोड़ सकते हैं। तो मेन क्वेश्चन इसमें यही है जो ये है, और इसके मैं और अदर क्वेश्चन भी आपको दूंगा। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो लास्ट यूनिट पे चलते हैं, बहुत छोटी सी है, मैं उसको भी करा देता हूँ, तो ये पूरा आपका आज खत्म हो जाएगा। स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। सर एक चीज पूछनी थी, एक जो आपने बीच में एच बताया था सर, एच और एक ग्रुप के बीच पे जो डिस्ट्रीब्यूशन बताया था डी करके, वो सर एक बार बता देंगे क्या था। सेफर्ड करेक्शन की बात कर रहे हैं। यस सर, यस सर। कुछ आवाजें आ रही है किसी से। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये फ्रीक्वेंसी थी 253। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए मीन निकालना, तो क्या करते थे आप बताओ। सर मिड पॉइंट निकालते थे, या मोमेंट्स निकालने तो मिड पॉइंट निकालोगे। और फिर अब इसका मतलब क्या हुआ, हम मान रहे थे कि 5 जो है वो 2 बार आया हुआ है, 15 जो है वो 5 बार आया हुआ है, 25 3 बार आया हुआ है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। 2 0 से लेके 10 में कोई वैल्यू है जो 2 बार आई हुई है, मतलब ये तो हो सकता है 1 5 आया हो, या 1 9 आया हो, 1 3 आया हो, वो हमें नहीं पता, पर हमने 5 को मान लिया कि वो 2 टाइम्स आया है, 15 को मान लिया वो 5 टाइम्स आया है, मिड वैल्यू को हमने मान लिया कि वो रिपीट हो रही है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो सेफर्ड ने कहा कि इसका मतलब अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि जनरली ये 5 की फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो आपको इसमें कुछ करेक्शन करने पड़ेंगे। तो इसने कहा कि जो μ2 होगा वो होगा करेक्टेड μ2 माइनस h स्क्वायर, शायद यही था 12। μ3 सेम ही रहेगा आपका, μ3 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और μ4 का भी एक फार्मूला देते हैं करेक्टेड फार्मूला। तो वो मैंने कहा कि जब ही यूज करने जब आपसे पूछा जाए, अदरवाइज आप इसको नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल डेटा में डेटा का जब मीन
वो मोमेंट्स पूछेगा आपसे और कहेगा सेकंड फ्रैक्शन निकालो, तब कर सकते हैं। कभी एग्जाम में आई सर भी इसमें नहीं h क्या है? h एच इसमें क्या है बेसिकली? ऑफ द क्लास इंटरवल। विड्थ ऑफ द क्लास। ओके ओके। यस। चलो तो पढ़ते हैं स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। तो मैंने जैसे पहले एग्जांपल दिया था कि हमने देखा कि भाई सेम वेरिएंस भी सेम था और उसका मीन भी सेम था, पर फिर भी जो हमने जो प्लॉट करके देखा उसका हिस्टोग्राम, तो वो क्या आया, वो थोड़ा सा हिस्टोग्राम बार बनते हैं, मैं सिंपल कर बना रहा हूँ, वो इस तरह से आया। और सेकंड का बनाया, उसका भी मीन सेम था, वेरिएंस भी सेम था, पर उसका जो ग्राफ बन के आया वो इस तरह का आया। तो दोनों डिफरेंट हो रहे हैं। तो दीज आर द मेथड थ्रू विच वी फाइंड आउट द शेप, कि उसकी शेप कैसी है। तो स्क्यूनेस मेजर करता है डिपार्चर फ्रॉम द सिमेट्री, के जो डेटा है वो सिमेट्री से कितना डिपार्च हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप बात कर रहे हैं तो ये डेटा सिमेट्रिकल थोड़ी ना है। सिमेट्रिकल तो डेटा हमारा ये बनता, ये जस्ट अगर मैं बना पाऊँ तो इट इज ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल। तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो स्क्यूनेस के थ्रू हम मेजर करेंगे भाई ये सिमेट्री से कितना डिपार्च हो रहा है। तो स्क्यूनेस इज द मेजर ऑफ, यहाँ पे लिखा होगा स्क्यूनेस मींस लैक ऑफ सिमेट्री। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, तो दिस इज द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, जिधर टेल ज्यादा होगी, अगर मैं बात करूं तो इधर लेफ्ट बैठेगा इधर राइट बैठेगा। तो अगर लेफ्ट टेल ज्यादा है तो इट इज कॉल्ड द स्क्यूड, और कौन सा स्क्यूड, लेफ्ट स्क्यूड, या निगेटिवली स्क्यूड, और इधर वाले को हम बोलते हैं पॉजिटिवली। तो अगर इधर टेल ज्यादा लंबी है तो इट कहेंगे इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड, और इधर टेल ज्यादा है लेफ्ट साइड में तो निगेटिवली स्क्यूड। अब स्क्यूड इसको मेजर कैसे करें स्क्यूनेस को, ग्राफ से तो हमने बता दिया कि भाई टेल जिधर लंबी होगी इट विल बी द पॉजिटिवली स्क्यूड, अगर लेफ्ट साइड में है तो निगेटिवली स्क्यूड। तो डिफरेंट मेजर बनाए। देखिए ये रहा कि अगर डेटा सिमेट्रिकल है तो उस केस में क्या होगा, मीन इक्वल होगा हमेशा उसके मीडियन के, और इक्वल होगा मोड के, अगर डेटा मेरा सिमेट्रिकल है। हाँ जी, यस। तो अगर मेरा डेटा सिमेट्रिकल है तो तीनों चीजें ये इक्वल होती है, मीन मीडियन मोड आर इक्वल। पर अगर डेटा हमारा स्क्यूड है तो ये तीनों डिफर होते हैं। तो अगर हमें स्क्यूनेस का मेजर करना है तो हम उनका डिफरेंस निकाल के देख लें, मीन का हम मीडियन से निकाल के देख लें, मीन का मोड से निकाल के देख लें। ऐसे ही क्वार्टाइल्स की जो डिफरेंस है Q3 Q2 और Q1, उनका जो डिफरेंस है, सॉरी इसको Q ले लेते हैं, तो उनका जो डिफरेंस है वो भी सेम होता है, इनके बीच का डिफरेंस, अगर डेटा मेरा सिमेट्रिकल है। तो अगर सिमेट्रिकल नहीं है, हमें स्क्यूनेस देखनी है, तो हम ऐसे भी देख सकते हैं। तो ये तीन फॉर्मूले बनाए स्क्यूनेस मेजर करने के, मीन माइनस मीडियन, मीन माइनस मोड, या मीडियन माइनस मोड भी कर सकते थे। Q3 माइनस Q2, Q2 माइनस Q1, इनका जो डिफरेंस है, यानी मैंने कहा ना कि डिफरेंस Q2 माइनस Q1 सेम होगा Q3 माइनस Q2 के। तो इन दोनों डिफरेंस निकाल लिया। तो दीज आर द इंडिकेटर ऑफ द स्क्यूनेस अगर हम मेजर करनी है। पर ये फिर मैंने कहा ये जो है मीन माइनस मीडियन, अगर मीन हमारे जो डेटा है वो मीटर्स में है और दूसरा डेटा किलोग्राम्स में है, तो मैं इसमें स्क्यूनेस को कंपैरिजन करना हो किसमें स्क्यूनेस ज्यादा है, तो उसके लिए मुझे यूनिट लेस चाहिएगा मेथड। तो यूनिट लेस बनाने के लिए दीज आर द रिलेटिव मेजर्स, तो बताए कोफिशिएंट्स, तो हम बीटा 1 की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो बीटा 1 अगर हमारा बीटा 1, क्योंकि ये तो बीटा 1 अगर ये तो पॉजिटिव ही क्वांटिटी आएगी, तो इसके लिए इसने गामा 1 बनाया और गामा 1 में पॉजिटिव नेगेटिव लगा दिया। यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव लगा होना चाहिए, यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव लगा होना चाहिए। तो ये खाली मैग्नीट्यूड देगा कि कितना मैग्नीट्यूड है, उसका स्क्यूनेस कितनी ज्यादा है, जितना ज्यादा होगा बीटा 1 उतने ही स्क्यूनेस में ज्यादा होगी। पर ये डायरेक्शन नहीं दे पा रहा क्योंकि इसमें ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव ही आ रही है। तो डायरेक्शन के लिए हम निकालते हैं गामा 1, और गामा 1 इज द स्क्वायर रूट ऑफ बीटा 1। और तो हम μ3 अगर पॉजिटिव है, सॉरी अच्छा यहाँ लगेगा क्योंकि μ3 आ गया। अगर ये पॉजिटिव है μ3 तो ये पॉजिटिव, यानी मैं कहूँ गामा 1 अगर पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, गामा 1 अगर 0 से छोटा है तो निगेटिवली स्क्यूड होगा, और अगर 0 है तो वो स्क्यूनेस नहीं होगा, यानी सिमेट्रिक होगा।
तो कर्ल पियर्सन ने भी अलग, मतलब बहुत सारे फार्मूले बने इसके, तो ज्यादातर तो पियर्सन कोफिशिएंट ही यूज होते हैं, क्योंकि हम गामा सॉरी मूवमेंट्स निकालते हैं तो उसके बेस पे ही हम इसको स्क्यूनेस में निकाल सकते हैं। पर पियर्सन ने भी एक कोफिशिएंट दिए, इसने कहा कि मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा कर दो, तो ये भी एक मेजर हो सकता है स्क्यूनेस का। पर कभी कभी मोड नहीं निकाल पाते, तो जो रिलेशन हमने पहले पढ़ी थी, मीन इज इक्वल टू 3 मीन मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस 2 मोड, सॉरी क्या था, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो उस रिलेशनशिप से भी हम निकाल सकते हैं। यस, मोड इज इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इससे भी निकाल सकते हैं, और इसकी रेंज रहती है -3 से 3 के बीच में। बाउले ने कहा कि मोमेंट्स निकालने के लिए क्वार्टाइल डेविएशन भी आप यूज कर सकते हो, सॉरी मोमेंट्स कह रहा हूँ, स्क्यूनेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने के लिए क्वार्टाइल डेविएशन से भी कर सकते हैं, तो ये फार्मूला इसने बनाया। कैले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस परसेंटाइल्स के ऊपर और डेसाइल्स के ऊपर दिए। तो these are the formula which are available in formula booklet, बस आपको यूज करना है। सर जो ये स्क्यूनेस होती है, मतलब ये जैसे अभी हमें नेगेटिव और पॉजिटिव पता चल जाएगी, तो इसके बाद क्या इन्हें हम किसी तरीके से ट्यून करके भी हम मतलब यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कराते हैं क्या, मतलब आगे? हाँ, इससे भी हमें शेप पता चल जाती है, तो हम देखिए आगे हम बात करेंगे जब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे आप, तो जनरली जो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, नॉर्मल को छोड़ के सारे स्क्यूड ही होते हैं। तो अगर हमें पता चल जाए कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सिमेट्रिकल है, तो एक तो हमें उससे ये पता चल गया कि मीन मीडियन मोन थीरो इक्वल होंगे, तो कुछ यस सर, प्रॉपर्टी हम उसकी यूज कर सकते हैं स्क्यूनेस चेक करने के बाद भी। ओके सर। तो इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल बना दिए, कुछ वैल्यू, आपको एक वैल्यू नहीं देगा, पूछ लेगा कुछ, मान लो जैसे यहाँ पे 4 है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0.64, स्टैंडर्ड डेविएशन 3, मीन इतना, फाइंड मोड और मीडियन। तो कर्ल पियर्सन का आपने फार्मूला देखा भाई क्या है, कर्ल पियर्सन ने ये कहा था फार्मूला मीन माइनस मोड, तो ये भी पता है आपको, ये भी पता है, ये भी पता है, आपने मोड निकालना तो मोड निकाल लेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन ही है। तो अब आता है, तो जनरली डेटा से तो नहीं हम पूछते, खाली जो मैंने वो क्वेश्चन पीछे कराया था वही आप कर लीजिएगा। अब आता है कंसेप्ट ऑफ कट लॉसेस। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन भी देखे गए जो सिमेट्रिकल भी थे, जिनका मीन भी सेम था, स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम था, पर उसकी पीक थोड़ी ऊपर नीचे थी, तो इसका मतलब है पीक, जो पीक है उसकी भी स्टडी करनी पड़ेगी। तो स्क्यूनेस कर्टोसिस जो है मेजर करता है फ्लैटनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एट द पीक, के पीक पे जो पीक है उसकी कितनी फ्लैट है। देखिए इसकी पीक थोड़ी चौड़ी, आगे थोड़ी चौड़ी होती है, वाइड होती जा रही है, ये पीक थोड़ी शार्प पीक है, तो उनके बीच पे इसको कैटेगराइज किया। एक रखा मेसोकार्टिक, जो नॉर्मल हाइट का था, अगर उससे बड़ा जाता है तो उसको बोल देंगे प्लेटोकार्टिक, और सॉरी लैप्टोकार्टिक, लैप्टोकार्टिक जो बड़ा जाएगा उससे, और जो उससे छोटा होगा दीज आर कॉल्ड द प्लेटोकार्टिक। प्लेटोकार्टिक में तो मैंने पहले हर बार ही बताता हूँ कि भाई प्लेटोकार्टिक मतलब प्लेट के आकार का, लैप्टोकार्टिक को मैंने ऐसे याद किया लंबा, उससे लंबा, है ना, हाइट जिसकी ज्यादा होगी, तो दिस इज द लैप्टोकार्टिक। और मेसोकार्टिक मीडियम, तो उसके लिए भी मेथड बनाया उन्होंने कि बीटा 2 से कर सकते हैं, पर बीटा 2 की जो वैल्यू थी वो 3 के नियर अबाउट थी, जो उसको कंपैरिजन करा गया कि बीटा 2 अगर ग्रेटर देन 3 है तो भाई वो होगा लैप्टोकार्टिक, अगर बीटा 2 लेस देन 3 है तो वो होगा मेसोकार्टिक, सॉरी प्लेटोकार्टिक, और अगर बीटा 2 0 है, बीटा 2 3 है तो वो होगा मेसोकार्टिक। ये तीन करेगा, पर जनरली हम जो कंपैरिजन करने तो 0 से ज्यादा बेटर रहता है करना, कि भाई पॉजिटिव है तो वो लैप्टोकार्टिक कह दें, तो इसको इस फॉर्म में लाने के लिए हमने इसमें 3 लेस कर दिया। तो अब क्या बन गया ये, कि अगर ये पॉजिटिव है गामा, गामा 1 अगर, गामा 2 अगर पॉजिटिव है तो लैप्टोकार्टिक होगा, अगर गामा 2 नेगेटिव है तो वो प्लेटोकार्टिक होगा, और गामा 2 अगर 0 है तो वो होगा मेसोकार्टिक। तो इनसे भी हम कर सकते हैं। कैले ने भी दिया कर इसके लिए परसेंटाइज के बेस पे पी, दिस से इससे भी निकाल सकते हैं, इन्होंने कंपैरिजन इससे करी, तो ये तो नहीं आते एग्जाम में, इसको आप छोड़ सकते हैं, बस ये आप कर सकते हैं। तो मेन तो कंसेप्ट है, कभी कभी जब हम आजकल हम थोड़ी सी थ्योरी भी लगाने लगे हैं टू अंडरस्टैंड, टू जज दैट यू हैव अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, तो हम उसके लिए पूछ सकते हैं डिफाइन व्हाट डू मीन बाय स्क्यूनेस एंड, या सॉरी व्हाट डू मीन तो गलत हो जाएगा, डिफाइन स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। तो आप उसमें थ्योरी से बता सकते हैं कि भाई स्क्यूनेस क्या करता है, उसके फार्मूले दे सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट इतने वो होते हैं बाय द वे, उन्हें याद नहीं होता कि भाई स्क्यूनेस कर्टोसिस क्या है, तो फॉर्मूला बुकलेट उनके पास होती है, फॉर्मूला बुक में से स्क्यूनेस के क्वेश्चन वो देते हैं, फार्मूले दे देते हैं, तो हम फिर भी उसको 1 नंबर तो में देना पड़ता है, क्योंकि कुछ तो लिखा ही है बंदे ने। तो आप थोड़ा सा
सो फॉर्मूला बुकलेट हम ले जा सकते हैं क्या ऑफिस, मतलब वहाँ पे फॉर्मूला एग्जाम बुकलेट में? आपको एग्जाम में मिलेगी। आप उसके लिए फॉर्मूला बुकलेट आप इग्नू की वेबसाइट पे ऑलरेडी है फॉर्मूला बुकलेट, तो आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट भी लेके ले जा सकते हैं। कभी कभी होता है कि एग्जाम सेंटर पे फॉर्मूला बुकलेट नहीं मिल पाती, तो वहाँ बड़ी प्रॉब्लम होती है। और ये सब काम पहले पेपर में होता है, फर्स्ट पेपर में, क्योंकि फर्स्ट पेपर कुछ सेंटर हमारे हर साल नए बनते हैं, तो उन्हें नहीं पता होता कि कुछ इस तरह की बुकलेट भी दी जाती है, जबकि जो उनको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उसमें हर जगह इंस्ट्रक्शन भेजा जाता है हम लोगों को। उन लोगों को भेजते हैं कि भाई इस पेपर में फॉर्मूला बुकलेट मिलेगी। हम क्वेश्चन पेपर में भी इंडिकेट कर देते हैं कि फॉर्मूला बुकलेट फॉर पीजीडीएसटी इज अलाउड, तो हम ये भी लिखते हैं, पेपर में भी लिखते हैं। पर फिर भी कुछ जगह थोड़ी समझने में प्रॉब्लम रहती है, तो वहाँ पे फॉर्मूला बुकलेट वो नहीं करते, प्रोवाइड नहीं कराते। तो उस केस में आप मुझे फोन कर सकते हैं डायरेक्टली, मैं बहुत जल्दी उसको शॉर्ट आउट करा के आपको फॉर्मूला बुकलेट दिला सकता हूँ। कुछ वो कहते हैं कि हमें मिली ही नहीं, फॉर्म सेंटर वाले कहते हैं कि हमें फॉर्मूला बुकलेट मिली ही नहीं है, तो हम कैसे दें आपको। तो उस टाइम पे जो आप अपने पास एक फॉर्मूला बुकलेट रखे अपने बैग में, तो आप ले जाके दे सकते हैं कि हम लेके आए हैं और हम इसे यूज कर सकते हैं। कि अगर वो परमिट करते हैं तो आप अपनी यूज कर सकते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, पूरे कमरे में एक फॉर्मूला बुकलेट देते हैं, जबकि हम हर स्टूडेंट के लिए एक फॉर्मूला बुकलेट इग्नू प्रोवाइड कराता है। पर स्टडी से जो एग्जाम सेंटर है कुछ इतने मक्कार होते हैं, रखेंगे पर पूरे कमरे में एक बुकलेट देंगे, तो एक बुकलेट से भी प्रॉब्लम होती है कि बार बार हमें दूसरे से मांगनी पड़ती है। तो बेटर है कि अपनी एक कॉपी अपने पास रखें और कह दें कि भाई दिखा दें उसे कि हमने कुछ, पर उसमें कुछ भी ऐड ना करें आप। अगर आपने ऐड कर लिया तो वो आपका नकल में माना जाएगा, तो अनफेयर मीन्स बन जाएगा आपका केस। तो वो आप कोशिश ना करें उसमें कुछ भी ऐड करने की, ना उसमें कुछ पेन से लिखे, ना ही उसमें कोई सॉफ्ट कॉपी में छेड़छाड़ करके उसमें कोई फॉर्मूला ऐड कर ले, क्योंकि किसने अगर पकड़ लिया तो फिर वो अनफेयर मीन्स में नकल में चला जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ओके सर। हाँ।